स्वागत है आपका शिवम। Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। इफ़ यू कैन टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ कि आप क्या करते हैं। आपके चैनल को हमने देखा है, वॉइस ऑफ वीगन, पर इसके अलावा आप क्या करते हैं और आप किस तरह के वीडियोस बनाते हैं? क्या आप इसके अलावा भी कुछ और करते हैं? तो इफ़ यू कैन टेल मोर अबाउट योर सेल्फ। So essentially, I'm an MBA graduate, and I've been in the corporate world since 2012. So more than a decade of experience. बीच में 2 साल का MBA I pursued from NM Mumbai, and ever since I've been into corporate, I've been into sorry हिंदी में बोलना है। उसके बाद से मैं या ऑपरेशंस मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्पेस में हूँ। सो करेंटली आई एम इनटू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सो दैट वो मेरा मेन जॉब है। यूजुअल कॉर्पोरेट लाइफ जिंदगी चल रही थी बढ़िया, एंड देन बाय चांस 2018-19 के आसपास थोड़ा फिलोसफी का कीड़ा लग गया, तो यहाँ वहाँ पे किताबें ताबें पढ़ने लगा। सो काफ़ी रिफ्लेक्शन वाले मोड में मैं जाने लगा। स्टोइक फिलोसफी सम प्लेस जहाँ पे मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत रिसर्च किया है, तो ऑलवेज इन द मोड ऑफ रिफ्लेक्शन की मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, सैलरी आ रही है, पैसे कमा रहे, फर्स्ट जनरेशन जो मिडिल क्लास बैरियर ट्रैप से निकलने वाले, थैंक्स टू इंडिया में एमबीए कर लिया ठीक ठाक कॉलेज से, तो ये सब चल रहा था। बट एट द सेम टाइम पर्पस ड्रिवन और जो बड़े बिग पिक्चर क्वेश्चंस है वो सब खुद से पूछने लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट एवरी एक्शन वाज टर्निंग इनटू कि व्हाई एम आई डूइंग दिस। तो ऐसे ही चल रहा था, एंड देन 2019 के आसपास आई ट्राइड प्लांट बेस्ड डाइट, लाइक अ रैंडम इवेंट इन माय लाइफ। प्लांट बेस्ड डाइट मैंने अपने साइड से ऐसे ट्राई किया। सो आई एम इनटू फिटनेस, और इन जनरल मतलब फिटनेस वॉनबी टाइप का कह सकते हो कि कोई नया आया डाइट आया, नया सप्लीमेंट आया, ट्राई करना, इस तरीके की चीजें। तो प्लांट बेस्ड डाइट मैंने ऐसे ही ट्रायल के लिए किया। उस टाइम में मेरे को थोड़ा, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन फैमिली में, बहुत ज्यादा हार्ड कोर नॉन वेज कंज्यूमर था। तो प्लांट बेस्ड डाइट पे थोड़ा था कि लोगों ने बोला बहुत अच्छे हेल्थ फायदे हैं, ये वो, तो मैंने ट्राई करने के लिए किया, चलो क्या हो जाता है, अपने फिजिक के लिए, अपने हेल्थ के लिए कर रहे हैं तो ट्राई कर सकते हैं। तो उस वक्त पे प्लांट बेस्ड डाइट पे उतना इन्फॉर्मेशन कहीं पे था नहीं, तो मैंने कुछ फेसबुक में कुछ लोगों को फॉलो किया। उनमें से कुछ लोग तो आज बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर भी है, लेकिन उस टाइम पे वो लोग भी उतने इन्फ्लुएंसर एज सच नहीं थे, तो उनके फ्रेंड लिस्ट में था मैं। तो ऐसे करके मैंने काफी सारे ऐसे जो प्लांट बेस्ड फिटनेस इंथुजियास्ट टाइप के लोगों को ऐड करना चालू किया, और उसी में कुछ वीगन्स को भी मैंने ऐड कर लिया। एंड दिस इज ऑल थ्रू फेसबुक। दैट टाइम आई डोंट थिंक कि मैं इंस्टाग्राम पे कुछ एक्टिव था। एंड देन वीगन्स के पोस्ट वोस्ट आते रहते थे, यूजुअल वाले, जो जैसे कि हम कहते हैं गिल्ट ट्रिप वाले पोस्ट आप कह सकते हो। तो ऐसे पोस्ट आते रहते थे, आई यूज्ड टू थिंक कि यार ये क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, एंड एक्टिव थॉट नहीं दिया उसके ऊपर, बट एट द सेम टाइम अपने साइड से वो थॉट प्रोसेस रजिस्टर किया। एंड देन इन 2000 एंड अगेन इन 2019 ओनली आई ट्राइड कि चलो, मैंने सोचा कि यार इसका आंसर फाइंड आउट करते, लेट मी गो इन एंड जस्टिफाई दिस। एंड वहां पे लाइक आई यूज टू टॉक टू वीगन्स, आई यूज टू आस्क देम क्वेश्चंस, एंड आई यूज टू लाइक गेट इरिटेटेड कि मैं कैसे अपनी बात सही प्रूव कर लूँ। एंड देन काफी उस पर रिसर्च इस लेवल पे चल रहा था। एंड देन आई ऑल्सो केम टू नो कि मतलब वीगनिज्म तो चलो एक थोड़ा ट्रेंडिंग टाइप का उस टाइम पे बन रहा था, ये सब चीजें थी, लेकिन एनिमल राइट्स लिटरेचर पे काफी एकेडमिक वर्क हो रखा है, ये मुझे पता चला। एंड दैट इज व्हेन आई गॉट इनटू दैट काइंड ऑफ लिटरेचर, तो इन डेप्थ। तो दैट वाज लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ फिलोसफी ओनली। गैरी फ्रांसियोनी हो गए, टॉम रीगन हो गए, इन लोग को मैंने पढ़ना उस वक्त पे चालू किया। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि आई विल क्विट एनिमल फ्लैश। तो मैं वेजिटेरियन बना पहले, लेकिन तब भी मुझे डेयरी का उतना पता नहीं था। फिर धीरे धीरे उसके बारे में पता चला, देन आई बिकेम अ वीगन। एंड फिर मुझे लगा कि यार ये तो मतलब मेरे लिए वो बहुत एग्जिस्टेंशियल पॉइंट था कि आई यूज टू थिंक ऑफ माई सेल्फ समवन हु इज वेरी कंपैशनेट, कि किसी इंसान को अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं वैसा इंसान हूँ कि मैं सामने से जाके उसकी हेल्प करूंगा, या इफ देर इज समथिंग रॉन्ग एंड इफ आई एम इन दैट सिचुएशन आई विल टेक अ स्टैंड। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस था। एंड देन आई रियलाइज कि व्हेन इट कम्स टू एनिमल्स, आई एम द पर्सन हु इज एक्चुअली कॉजिंग हार्म टू देम। तो मेरे लिए काफी वो एग्जिस्टेंशियल पॉइंट था। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि आई नीड टू टॉक टू मोर एंड मोर पीपल अबाउट दिस इशू। सो मैं लोगों से काफ़ी इस पे बात करना चालू किया।
एंड देन आई थॉट कि इसी बात जो करने का जो एफर्ट है इसको एम्पलीफाई किया जाए. सो दैट्स व्हेन वॉइस ऑफ वीगन्स का जो हमारा पेज इंस्टाग्राम पे हमने तब चालू किया. एंड स्टार्टिंग में तो बहुत बचकान जैसे पोस्ट हम लोग करते थे क्योंकि हमारा खुद का भी नॉलेज इवॉल्व हो रहा था, स्पेशली ऑन दी फिलोसफी साइड ऑफ थिंग्स. ठीक है, प्रोडक्ट का पता चल गया कि हाँ इस ब्रांड ने अपना नया प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट निकाल दिया तो हमने वो पोस्ट कर दिया, इस टाइप की चीजें करते थे. लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे और नॉलेज भी इवॉल्व होने लगा, देन वी गॉट इनटू दिस एजुकेशनल एक्टिविज्म मोड. तो वहां से अभी मैं जॉब के साथ में कंटेंट क्रिएशन तो चल ही रहा है जिसमें कि विच इज अराउंड फिलोसफी एंड एनिमल एथिक्स. तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर आई ट्राई टू मेक मोर एंड मोर कंटेंट. एंड बियॉन्ड दैट आई ऑल्सो गो टू कॉलेजेस जहाँ पे मैं लेक्चर वगैरह करता हूँ इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी. तो Okay. जैसे फिलोसफी डिपार्टमेंट होते हैं कॉलेजेस में, दे वांट पीपल टू कम एंड डिस्कस, तो वहाँ जाके इस तरीके से डिस्कशन. सो दैट इज समथिंग विच इज गोइंग इन पैरेलल. तो हाँ अभी मतलब कॉर्पोरेट जॉब चल रहा है, कंटेंट क्रिएशन चल रहा है, और उसके अलावा जो भी ऑफलाइन चीज़ें. सो आई थिंक दैट इज द ब्रीफ टाइम मिल अबाउट माई जाता है लाइफ. आपको? ये सब पूछते मेरे से तो मतलब टाइम मैनेजमेंट में भी अब मैं सेल्फ हेल्प किताबें मैंने काफ़ी पढ़ी हुई है, और उसके बाद मेरा फाइनल टेक अवे जो है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वो ये है कि लाइफ इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी मैनेजमेंट. 1% इज टाइम मैनेजमेंट. तो मेरे लाइफ में प्रायोरिटी और कुछ नहीं है. लकीली आई एम ब्लेस्ड कि माई पार्टनर इज ऑल्सो अलाइंड, एंड हम दोनों को ही पता है कि अब हमारे लाइफ के जो वैल्यू सिस्टम है अलाइंड है, तो हम लोग की लाइफ में और फिर इसके अलावा और कुछ नहीं है. तो एंड वी आर लाइक इट्स नॉट अ कंप्लेन, आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसा है तो वी आर हैप्पी विद इट. या रियली गुड. तो बेसिकली बातचीत जो हम करेंगे इस पॉडकास्ट में बहुत ही इनफॉर्मल टाइप की होगी, और ऐसे कोई आर्ग्यूमेंटेटिव टाइप की नहीं होगी कि आपका आर्ग्यूमेंट वर्सेस मेरा आर्ग्यूमेंट. काइंड ऑफ आई एम ऑल्सो ऑन द, जो लास्ट पॉडकास्ट में भी ऐसा ही हुआ था. हमने जो वीगन एक्टिविस्ट थे सुरेश व्यास, उनको बुलाया था, और आपसे उससे पहले से बात चल रही है कोइंसिडेंटली, पर आपसे अब जाकर बात हुई है. तो तब भी मैं उनको भी ये बोल रहा था पॉडकास्ट में कि ये कोई ऐसे बैटल नहीं है. वी आर ऑन द सेम पेज विथ रिगार्ड टू वीगनिज्म और एवरीथिंग एल्स, बट the approach to which we have to address veganism or educate people around veganism might differ between you and me. मतलब कि आपकी अप्रोच और मेरी अप्रोच थोड़ी अलग हो सकती है उसमें. आई थिंक वो ही मेन क्रक्स रहेगा बातचीत का. अदरवाइज मैं पहले ही क्लियर कर दूं आपको और जो देख रहे हैं कि नथिंग इज़ अगेंस्ट यू और द होल थिंग अबाउट veganism. क्योंकि हिंसा जो है, हिंसा किसी को भी किसी भी तरीके से पसंद नहीं है, नहीं होनी चाहिए, जस्टिफाइड भी नहीं है किसी भी प्रकार से. तो अगर आप वीगनिज़म के बारे में, वैसे तो शायद हमारे जो देखने वाले उनको पता होगा, बट अगर आप बताना चाहें वीगनिज़म क्या है बहुत शॉर्ट में, तो उसके बाद हम बातचीत को आगे ले लेते हैं. थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन. ये अजम्पशन करना डेंजरस है इंडिया में कि लोगों को पता है वीगनिज्म क्या है. उसका रीज़न है, लोगों के दिमाग में धारणा क्या बनी हुई है, वीगनिज्म मतलब कि 300 रुपए के आलमंड मिल्क पी रहे हैं हम, एवोकाडो है, एकदम बढ़िया एलीट फैमिली से आ रहे हैं, एक आधे वीगन पिज्जा खाते हुए सेल्फी डाल दिया, एंड दैट इज द इमेज. बीच में एक रैप सॉन्ग भी आया था, उसमें कुछ तो उसमें लाइंस थी, लड़की रील्स में काफी पॉपुलर हुआ था, साउथ दिल्ली से हूँ, आलमंड मिल्क खाती हूँ, इस तरीके का. तो अच्छा वो आपने ये पूछ लिया. और मेरे को जब भी मौका मिलता है, स्पेशली अगर मेरे को मौका मिलता है मीडिया से बात करने का, तो मैं तो उनको हमेशा ये बात बहुत जोर से बताता हूँ कि, और मुझे जैसे आपने आलमंड मिल्क बोला ना, तो आलमंड एंड एवोकाडो से पता है मुझे कौन कौन बंदा याद आया. आपको भी याद आया होगा. योर एलमंड्स एंड योर एवोकाडोज, पियर्स मॉर्गन जो है, जो हमेशा बोलते रहते हैं इस बारे में. तो एलमंड्स एंड एवोकाडोज जब मैं सुनता हूँ तो मेरे को एकदम वो बंदा याद आ जाता है. बट या प्लीज कंटिन्यू. या वो उधर के वेस्ट में काफी प्रचलित एंटी वीगन, आई थिंक राइट विंग ओरिएंटेड टाइप एंटी वीगन है. उसने तो बैठ के वो भी खाया था, क्या बोलते हैं, चीज बर्गर बैठकर. हाँ. अब उसके साथ एक्चुअली में डिबेट करने का जो लोग वहां पे जाते हैं, कुछ लोगों में बात भी किया हूँ, जानता हूँ, तो मतलब सबको पता है कि वो इंसान तो चेंज नहीं होने वाला है, एंड दैट पर्सन इज लाइक, लॉजिक से नहीं कोई डिस्कशन वहां हो भी नहीं सकता है. लोग जाते हैं क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म बड़ा है कि बात और लोगों तक पहुंच जाए. इनफैक्ट एक इंसान है, वो गया था वहां पे उनको सिर्फ पीएस मॉर्गन को रोस्ट करने के लिए, वो आर्गुमेंट करने गया ही नहीं. वो उसने अपना एक पेपर निकाला, मुझे पता है कि आप क्या क्या बोलने वाले हो, क्या क्या नौटंकी शो में करने वाले हो. जैसे ऐसे करा था, बोल देखो मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी, मैं टिक करता हूँ. तो उसने जब बर्गर खाया था, देखो मुझे पता था कि आप ये करने वाले हो.
तो ये था. बट एनीवे, कमिंग अर्नब बैक टू गोस्वामी द, अर्नब गोस्वामी टाइप आदमी है बेसिकली, मैं अगर कह सकूं, इक्विवेलेंस बना सकूं हाँ तो. हाँ हाँ, या तो मार्केटिंग के रूल पूरे विश्व में आई थिंक मोर और लेस कि जो कोर फंडामेंटल है सेम ही है. तो टीआरपी कैसे लाना है, अर्नब गोस्वामी, पियर्स मॉर्गन, बोथ वेरी गुड आई थिंक एट दैट. सो बट या कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वीगनिज्म, तो मैं या पहले थोड़ा सा जो फंडामेंटल फिलोसॉफिकल डेफिनेशन है वो बताता हूँ, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करता हूँ. तो एसेंशियली नॉट टू ट्रीट एनिमल्स एज कमोडिटीज, दिस इज वीगनिज्म. कि जानवर को वस्तु की तरह नहीं देखना है, एक प्रोडक्ट की तरह नहीं देखना है. और प्रोडक्ट की तरह देख रहे हो अगर आप किसी को, तो आप उसको बीइंग नहीं कंसिडर कर रहे हो. और किसी को अगर बीइंग नहीं कंसिडर कर रहे हो, तो दैट इज लाइक द मोस्ट फंडामेंटल वायलेशन ऑफ एग्जिस्टेंस. जो बेसिक फॉर्म ऑफ रेस्पेक्ट होता है कि आप एटलीस्ट एक्नॉलेज करो कि ये एक बीइंग है अपने आप में. और इसका डायरेक्ट कोरिलेशन है स्लेवरी से. स्लेवरी में भी सेम, इसके लिए वहां पे जो टर्म्स यूज होते थे, स्लेव ओनर. ओनर, आप ओन किसको करते हो? आप इंसान को तो ओन नहीं कर सकते. आप ओन किसको करते हो? प्रोडक्ट को ओन करते हो. आप इस माइक को ओन करते हो, आप अपने हेडफोन्स को ओन करते हो. तो ऐसे ही एनिमल्स को प्रोडक्ट की तरह ना देखना, दैट इज व्हाट वीगनिज्म इज. और उससे उनका सबसे बेसिक आप कह सकते हो उनके राइट्स का वायलेशन होता है, इन द सेंस कि उनको एक बेसिक रेस्पेक्ट के साथ ना देखना. सो दैट इज व्हाट वीगनिज्म इज. अब इस एथिक्स के साथ जब आप चलते हो, तो ऑफ कोर्स आपके लाइफ में उसको, इस एथिक्स को अप्लाई करने के लिए आप कुछ चॉइसेस करते हो, विच मोस्टली फॉर द 95% आई थिंक इट्स रिलेटेड टू फूड ओनली, कि आप जो खाना खा रहे हो. एंड 5% उसके अलावा जहाँ पे आप चाहे लेदर जैकेट वगैरह हो गए, ये सब हो गए, तो ये सब प्रोडक्ट्स आप अपने लाइफ से एलिमिनेट करने की पूरी अपने साइड से बेस्ट कोशिश करते हो इस एथिक्स के साथ. इस मैंने ये शब्द यूज किया, कोशिश करते हो. आइडियल सिनेरियो है कि मैं एलिमिनेट कर दूं, पर कोशिश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज की डेट में, बिकॉज द होल वर्ल्ड रेस्ट ऑन एनिमल प्रोडक्ट्स, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो शायद मुझे पता भी ना हो मैं यूज कर रहा हूँ उसमें एनिमल प्रोडक्ट है, लेकिन जैसे पता चल जाता है ऐसे धीरे धीरे उसको भी एलिमिनेट कर देते. तो वो एक चीज. और बहुत कुछ चीजें जिसका बहुत कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन होगा, जिसके बारे में आपको शायद डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ना हो, तो वो वाली चीजें विच इज लाइक जो आखिरी का जो 0.1% हो गया, मेडिकल हो, मेडिसिन, वैक्सीन, ये सब हो गए, तो इन सब चीजों में हो गया. बट या फॉर द 95%, एंड वो 95 में बार बार, मतलब मैं आर्बिट्री नहीं बोल रहा हूँ, वो ऐसे बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम एनिमल जो कंजम्पशन है वो फूड के थ्रू ही हो रहा है, वो नंबर कुछ उसी के आसपास ही आता है, 95% के आसपास. सो ये हो गया वीगनिज्म. फंडामेंटली नॉट टू सी एनिमल्स एज प्रोडक्ट्स, दे आर हियर फॉर देयर ओन एग्जिस्टेंस. वो इस पृथ्वी पे अपने खुद के एग्जिस्टेंस के लिए, हमारा हक नहीं बनता है कि हम उनको ट्रैप करें, हम उनको अपने हिसाब से यूज करें, चाहे उनका मांस खाए, चाहे उनके बॉडी सिक्रीशन पिए, एक्सेट्रा. एंड ऑफ कोर्स देन आप अपने लाइफ में उसको अप्लाई करते हो, एंड यू गिव अप ऑन ऑल एनिमल डिराइव प्रोडक्ट्स. तो ये हो गया बेसिक डेफिनेशन ऑफ वीगनिज्म. तो अगर किसी को जान के हैरानी हो रही है, तो हैरान मत होइए, आप बिना एवोकाडो और बिना आलमंड मिल्क के भी वीगन हो सकते हैं. यहाँ से जो डेफिनेशन आपने दी बिल्कुल सही है, और काफ़ी हद तक मैं इस डेफिनेशन से एग्री करूँगा कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कमोडिटी की तरह ना समझना. बहुत अच्छी डेफिनेशन है, और शायद हमें से बहुत कम लोग होंगे, इवन इफ समबडी इज़ लाइक अ लैक्टो वो वेजिटेरियन, जो कि नॉर्मली हिंदुस्तान में लोग हैं, वो लोग भी शायद इसको कमोडिटी की तरह ना समझें, अधिकतर लोग, और ना ही कोई हिंसा के समर्थन में होगा. और लास्ट पॉडकास्ट में मैंने एक बात कही थी जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आए थे, जो लोगों की आदत होती है बिना कॉन्टेक्स्ट के चीज़ों को समझने की, कुछ लोगों की, नॉट जनरलाइजिंग एनीबॉडी, कि अगर हम बोलें कि और ये अगेन हर किसी को ऐसा आर्गुमेंट लगेगा, और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जस्ट फॉर द आर्गुमेंट से एक हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि अपने पर्सनल स्पेस में और अपनी कम्युनिटी में हम कम से कम हिंसा करें, ये वीगनिज्म है बेसिकली. तो हिंसा कम से कम, सबसे पहले उसका क्या पैमाना माना जाएगा, क्योंकि हिंसा तो हम कर रहे हैं, अगर हम रह रहे हैं तो हम हिंसा कर रहे हैं, राइट. हम अपना घर बना रहे हैं, हम खेत बना रहे हैं, तो हम खेत में से जितने भी एनिमल हैं उनको हटा रहे हैं. हम घर बना रहे हैं, तो उतने करोड़ों एनिमल्स को हम हटा रहे हैं. जो भी चीज़ कर रहे हैं हम, इट एक्चुअली इज़ कॉजिंग हिंसा, वेदर यू नो इट और डू नॉट नो इट. अनोइंगली हम कर ही रहे हैं हिंसा. तो स्टैंडर्ड क्या कोई डेफिनेशन है उसकी, या कम से कम का कोई पैमाना होना चाहिए, या है,
या फिर ये आर्बिट्री है कि हम अपने हिसाब से जितना कर सकें उतना करें? तो एक तो मतलब दो चीजें इसमें, एक तो आपने बोला कि लिविंग बींग्स के साथ कमोडिटी, तो वो लिविंग बींग वो टर्म सही नहीं है। वो जो एटलीस्ट मैं जिस एथिकल फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहा हूँ, आई एम सेइंग सेंटिएंट बींग। तो सेंटिएंट बींग और लिविंग बींग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जैसे कि क्योंकि उसमें प्लांट भी आ गए, सॉरी, यस, प्लांट भी आ गए, लिविंग बैक्टीरिया बींग्स में भी आ गए। टेक्निकली। हाँ, हाँ, लिविंग बींग्स में बैक्टीरियाज भी आ गए, सेंटिएंट, और इवन कुछ एनिमल्स भी है जो लिविंग बींग्स है, लेकिन सेंटिएंट बींग्स एटलीस्ट उनकी सेंटिएंस आज तक प्रूफ नहीं हुई है, एविडेंस नहीं है। तो सेंटिएंट बींग, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है समझना सेंटिएंट बींग का। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन भी थोड़ा क्लैरिफाई हो जाएगा। तो सेंटिएंस की परिभाषा क्या है, अगर मैं एकदम ही बेसिक टर्म्स में समझाऊं, तो हैविंग सब्जेक्टिव अवेयरनेस, यानी कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं वीजा विस दिस वर्ल्ड, कि मैं इस अपने सराउंडिंग के हिसाब से एग्जिस्ट कर रहा हूँ और मैं परसीव कर पा रहा हूँ उस चीज को। तो किसी भी चीज के आ, आ, ऐसे जो आपका ये सब्जेक्टिव अवेयरनेस और ये जो परसेप्शन है, इसको हम सेंटियंस कहते हैं। तो प्लांट्स आर नो डाउट, एंड फॉर दैट मैटर बैक्टीरिया, वायरसेस, नो डाउट दे आर कॉम्प्लेक्स लिविंग बींग्स। तो मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा कि वो कॉम्प्लेक्स लिविंग बींग्स नहीं है, उनके अपने बहुत सारे फंक्शंस है, विच इज अ मार्वल ऑफ साइंस इन इटसेल्फ, बट दे आर नॉट सेंटिएंट बींग। सेंटिएंट बींग में जैसे एक डॉग हो गया, अभी आप डॉग को कुछ ऐसे उठा के फेंकोगे, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे कुछ उठा के फेंकोगे, अब वो जो फेंकने वाला है वो कोई अनजान आदमी है तो डॉग भाग जाएगा। और अगर वो जो फेंकने वाला है वो उसका पता है कि मेरा फ्रेंड है, ह्यूमन फ्रेंड है, ह्यूमन पेरेंट है, और मुझे बॉल फेंक रहा है, मुझे फेच करके लाना है, तो वो शायद दूसरे तरीके से रिएक्ट करे। तो उसने ये चीज परसीव किया मैं सराउंडिंग में और क्या सिचुएशन में। प्लांट केस में ऐसा नहीं होगा, प्लांट केस में उसका रिएक्शन मोर और लेस सिमिलर होगा, अगर क्योंकि वो फिजिकली ड्रिवन रिएक्शन होगा। तो सेंटियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, जब ये डेफिनेशन हमने समझा सेंटियंस का, बाय द वे टेक्निकल ये साइंटिफिक टर्म है, तो लोग चाहे तो इसके बारे में और भी पढ़ सकते हैं। सेंटियंस से कॉन्सेप्ट हमारा ये भी आता है कि दी कैपेसिटी टू फील पेन एंड सफरिंग। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज टू नोट है कि कैपेसिटी टू फील एंड पेन एंड सफरिंग। एंड अगर किसी में कैपेसिटी टू फील पेन एंड सफरिंग है, तो हम उसको पेन एंड सफरिंग ना कॉज करें, कि जहां हमने उसको पेन एंड सफरिंग हमने उसको कॉज करने की डायरेक्शन में गए, तो हमने उसके स्पेस को वायलेट किया, हमने उसके राइट्स को वायलेट किया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज था। और फिर इफ वी हाँ, कैन हैव अ काउंटर क्वेश्चन ऑन दिस, या श्योर। क्योंकि मैंने माइक्रोबायोलॉजी की अनफॉर्चुनेटली पढ़ाई करी है काफ़ी सालों तक, और प्लांट साइंसेस भी पढ़ा है। तो ये मैं आपको कह सकता हूँ कि सेंटियंस की डेफिनेशन, वैसे आई एग्री विथ योर डेफिनेशन, बट इट्स जनरली रिगार्डेड एज ट्रू डेफिनेशन, इट्स नॉट वेरीफाइड और प्रूवन डेफिनेशन। क्योंकि हम अगर हम फिलॉसफी की दिशा में वापस से जाएं, तो हम कभी नहीं पता लगा सकते कि कोई जो हमारे अलावा, हम अपने बारे में पता लगा सकते हैं कि वी आर सेंटिएंट एंड कॉन्शियस, बट हमारे अलावा और ये फिलॉसफी है प्योरली कि हमारे अलावा किसी और ऑर्गेनिज्म का सेंटियंस या कॉन्शियसनेस हम कभी पता लगा ही नहीं सकते, क्योंकि ये सब्जेक्टिव मैटर की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो मुझे फील हो रहा है वो क्या दूसरे को फील हो रहा है कि नहीं, ये जब तक हम उसकी बॉडी में किसी प्रकार से ना घुसे हम नहीं पता लगा सकते। और ये इस पर सभी अग्री करते हैं। पर मान लीजिए जनरली रिगार्डेड एज सेफ डेफिनेशन, जनरली रिगार्डेड एज ट्रू डेफिनेशन को भी हम मान लें सेंटियंस की, कि जो भी पेन और सफरिंग फील कर सकते हैं उनको हम सेंटियंट मानते हैं, या एटलीस्ट हमारे हिसाब से जो पेन और सफरिंग फील करते हैं उसको हम सेंटियंस मान लेते हैं। तो ऐसे तो एक बैक्टीरिया को भी अगर आप अगर एक नीडल, बहुत ही फाइन नीडल से टच किया जाए, तो बैक्टीरिया भी मूव अवे करेगा उस पेन और सफरिंग से। बैक्टीरिया को अगर भेद दिया जाए बीच में से किसी एक नीडल से अगेन, तो वो भी पेन और सफरिंग फील करेगा। पर ये हो सकता है कि उस पेन और सफरिंग को हम नहीं देख पाते अपने सेंसेस से या किसी और चीज़ से, बट हम सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स उसको देख सकते हैं, पेन और सफरिंग होती है। ऐसे ही प्लांट के केस में, प्लांट ऑल्सो हैव देयर डिफेंस मैकेनिज्म, और प्लांट्स ऑल्सो कैन फील समथिंग, बट वो हमारी फीलिंग्स और पेन से अलग है। पर अगर मान लीजिए प्लांट का एक पत्ता तोड़ दिया आपने या कुछ तोड़ दिया, तो वो पेन और सफरिंग फील करते हैं। ऑफ कोर्स वो हमारे पेन और सफरिंग से कहीं ज़्यादा अलग होगा, उनको खून नहीं निकलेगा, उनको वो बोलेंगे नहीं कि क्यों तोड़ रहा है पत्ता, चल वापस लगा दे चुपचाप से। तो इस तरीके से नहीं होगा, बट हमारे हिसाब से तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि हमारे हिसाब से जो सेंटिएंट है वो उसको पेन और सफरिंग नहीं होना चाहिए, और जो हमारे हिसाब से नहीं है वो होगा तो चलेगा।
क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं? तो इसमें तो मैं पहले आपने जो जो आपने ये पूरा बोला उसमें जो आपने अजम्पशन रखा कि सेंटियंस को हम प्रूव कर सकते कि नहीं कर सकते, तो देयर हैज बीन मेनी स्टडीज ऑन दिस एक्चुअली, जहाँ पे एनिमल सेंटियंस के ऊपर भी काम किया गया है एंड उसके बहुत सारे पैरामीटर्स है, एंड प्लांट सेंटियंस को भी स्टडी करने की कोशिश की गई है। और क्या? वहां पे जब उन स्टडीज को करने की कोशिश की गई तो ये निकल के आया कि प्लांट्स आर कॉम्प्लेक्स बीइंग, जो मैंने पहले ही बोला, और आपने जो बोला कि वो एक एनवायरनमेंट के हिसाब से रिएक्ट करते हैं, उसको हम टर्म यूज करते हैं रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो हम्म। दैट इज डिफरेंस फ्रॉम सेंटियंस। तो सेंटियंस इज अ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ओनली, एंड हमारे पास आज की डेट में, तभी मैंने बोला कि कुछ एनिमल्स के केसेस में हमारे पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसके लिए हम वहां पे एग्नोस्टिक है। बाकी बहुत सारे एनिमल्स, मतलब animal sentience is a scientific concept. If you want animal नहीं, sentience, yeah. I'm not arguing that 100% I agree with that definition. Sentience या consciousness, क्योंकि बहुत abstract term है इसलिए आपने शायद sentience term use किया, Sentient, हाँ. I assume कि पर I am not denying the definition. Sentience की definition ये होगी, but इस मामले में बहुत लोग बटे हुए हैं। तो इस मेरा प्रश्न यही था कि क्या हम उसको अपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के हिसाब से देख रहे हैं कि ये चिल्लाएगा, इसको खून निकलेगा या इसको पेन होगा तभी हम इसको पेन मानेंगे या नहीं, ऐसा नहीं। और ये मैं प्योरली एज अ थॉट एक्सपेरिमेंट के हिसाब से बोल रहा हूँ, ना कि काइंड ऑफ एन आर्ग्यूमेंटेटिव से मान लीजिए उसको। तो उस हिसाब से क्या इसको जनरलाइज्ड डेफिनेशन माना जाएगा या स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन माना जाएगा? वही मैं कह रहा हूँ कि लोग बटे हुए, तो लोग अपने अपने फीलिंग के हिसाब से बटे हुए। साइंस इज नॉट डिवाइडेड ऑन एनिमल सेंटियंस, एंड देयर हैव बीन अटेम्प्ट्स मेड टू फाइंडिंग आउट प्लांट सेंटियंस, कि प्लांट सेंटियंस को खोजने की बहुत सारी कोशिश की गई है, और कुछ पेपर्स भी पब्लिश हुए, बट वो पीयर रिव्यू के जब टेस्ट से गुजरे तो उनको लोगों ने खारिज किया हुआ है। कुछ लोगों ने किताबें भी लिखी हुई है, बट ऑल ऑफ जो एज ऑफ नाउ द कंसेंसस इज कि प्लांट्स आर नॉट सेंटिएंट बींग्स। तो अगर कोई ये चीज मान रहा है कि प्लांट सेंटिएंट बींग है, देन इट इज लाइक उनके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि आप फिर प्रूफ करो कि सेंटिएंट है प्लांट, राइट? एनिमल्स के केस में, ह्यूमंस के केस में वी आर अवेयर ऑफ इट, एंड जहां तक आपने बोला कि लोग बटे हुए, अगेन देन दैट हैज टू बी लाइक अ डेफिनेशन दैट हैज टू बी सेट अप। एंड जो आप मेरे से पूछ रहे हो, तो मेरे केस में या सेंटियंस का डेफिनेशन एक, हम उसको स्टैंडर्ड डेफिनेशन ही मानते हैं क्या सेंटियंस है, जो एक बीइंग का सब्जेक्टिव अवेयरनेस होना। आप चाहे तो इसको आप किसी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, आप चाहे तो किसी साइंटिफिक लिटरेचर में पढ़ सकते हैं। बाकी जो मैं आपको चालू भाषा में समझा रहा हूँ, having this subjective awareness that I exist vis-a-vis this world, and of course वो subjective awareness, ये नहीं कह रहा मैं by the way कि human का experience will be same as that of a dog or of a hen, right? ये मैं नहीं कह रहा हूँ। हमें पता है उनका experiment, उनका experience different होगा as compared to us. That I completely agree with you on that point, and I also agree with you on that point कि plants का जो रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई वाला जो उनका बिहेवियर है, दैट इज प्लांट बिहेवियर इज लाइक आई सेड इज अ मिरेकल ऑफ साइंस। उसमें कोई डाउट नहीं है। एंड इनफैक्ट जो आपने बीच में शब्द यूज किया कॉन्शियसनेस, और आपने बोला भी कि वो थोड़ा सा बटा हुआ है कि रिलीजन में कॉन्शियसनेस यूज करते हैं, और रिलीजन्स में, ज्यादातर रिलीजन में ऐसा बोला है कि ह्यूमंस सबसे हाईएस्ट कॉन्शियसनेस पे, फिर एनिमल्स में है, और फिर प्लांट्स, एंड फिर जो आपके सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है उनका कॉन्शियसनेस है। तो रिलीजन में अब उनका सोर्स जो भी रहा होगा, जहां से उन्होंने पढ़ के जहां से निकाला होगा, बट हाँ वहां पे ये शब्द का यूज किया गया है। लेकिन मैं अपने साइड से जब मैं राइट्स की बात करता हूँ, तो मैं सेंटियंस को एक बेस लाइन पकड़ के चल रहा हूँ कि इतना तो है ही है कि, मतलब अगर मैं आपसे रवि से पूछूं कि आपका, या शिवम या किसी से भी पूछूं कि व्हाट इज माय एरिया ऑफ मॉरल कंसर्न, कि मेरा एरिया ऑफ मॉरल कंसर्न क्या है। कोई इंसान अगर कास्टिस्ट है तो वो बोल सकता है कि मेरा एरिया ऑफ मॉरल कंसर्न इज कि जो मेरे कास्ट के लोग तक है, मुझे वहां तक मॉरल कंसर्न रखना, उसके बियॉन्ड जो जा रहा है वो आई विल ऑप्रेस देम, या आई विल नॉट स्पीक अप इफ दे आर बीइंग ऑप्रेस्ड, राइट? एंड कोई ह्यूमन तक ला सकता है, किसी ने स्किन कलर पे रखा, ठीक है, तो मैं वो बोल रहा हूँ दैट एट द वेरी लीस्ट हैज टू बी सेंटियंस। उसके बियॉन्ड आपको जाना है, इफ यू वांट टू सेव प्लांट्स एंड टेक मेजर्स फ्रॉम योर साइड, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मेरी प्रॉब्लम सिर्फ तब है, मतलब मैं अपना डिसएग्रीमेंट बता दे रहा हूँ क्योंकि आप अभी हम लोग के बीच में डिस्कशन हो रहा है, लेकिन अगर आपकी बात को अगर मैं डिबेट फॉर्म में अगर उसको मैं प्रोपोजिशनल लॉजिक में लगाने की कोशिश करूँ, तो प्रॉब्लम मेरी तब है अगर कोई बोले कि प्लांट्स कैन ऑल्सो फील पेन, या फिर प्लांट्स आर सेंटिएंट बीइंग्स, या वी शुड केयर अबाउट प्लांट्स। ये उनका फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ। एंड सेकेंड स्टेटमेंट उनका ये हुआ कि एनिमल्स ऑल्सो फील पेन एंड हेंस इट इज जस्टिफाइड टू किल एनिमल्स बिकॉज प्लांट्स ऑल्सो फील पेन। तब मेरे उससे दिक्कत है। उसके बियॉन्ड अगर किसी का जस्टिफिकेशन आ गया कि जहां पे किसी ने ये इक्विवेलेंस खींचने की कोशिश करी कि प्लांट्स मतलब पेड़ से एप्पल तोड़ना और एक डॉग को मारना, अगर किसी ने ये इक्विवेलेंस खींचने की कोशिश करी कि ये दोनों चीजें सेम है, दैट इज व्हेन आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। उसके बियॉन्ड अगर किसी की फीलिंग है कि प्लांट्स को हमें बहुत ही पायस तरीके से ट्रीट करना एक्सेट्रा, देन प्लीज गो अहेड, बाय ऑल मींस आई हैव नो इश्यूज। I'm not, of course I'm not saying that कि दोनों का एक, इसीलिए मैंने सबसे पहले ये टर्म यूज़ किया कि और कि क्या वो सेम होगा या डिफरेंट होगा। और यहाँ पर बेसिकली हम ये नहीं कह रहे हैं, अगर कोई ये देखकर ये जजमेंट बना ले कि मैं बोल रहा हूँ कि प्लांट्स और एनिमल्स सेम हैं, सेम लेवल ऑफ पेन फील करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मेरे को ऐसी गलतफहमी है। मैं सिर्फ ये एक बेसिक मिनिमम डेफिनेशन आपसे जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या एक बेसिक मिनिमम डेफिनेशन हम बना पाए हैं सेंटियंस की, या फिर उसको हम अभी भी वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की तरह ले रहे हैं कि नहीं। तो आपने वो क्लियर किया, चलिए उसको, और इसलिए हमने कॉन्शियसनेस टर्म यूज़ नहीं किया बेसिकली उसी समय हाँ, पर, क्योंकि हम एब्स्ट्रैक्ट अगर जाएंगे तो फिर वो मतलब ही नहीं है उससे कोई। तो एग्जैक्टली या एग्जैक्टली। तो वो आपने बहुत एक्चुअल में, जब मैं स्टार्टिंग में था तो मैं जब मैं थोड़ा डिबेटिंग और इन सब में नया नया था तो मैं कॉन्शियसनेस टर्म यूज कर दिया करता था, और फिर मैं पकड़ा जाता था कि लोग जब कॉन्शियस है फिर तो उसका मीनिंग का फिर ये होता है ना, कुछ भी है कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो इसके लिए। या ठीक है, चलिए उसको समझ गए हम लोग कि ये हम इस तरफ बात करें। अब दूसरी बात मैंने ये कही थी जो पहले वाले पॉडकास्ट में कि, और उस पर मैं स्टिल स्टैंड बाय करता हूँ, और मैं आपको उसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स भी दूंगा क्यों मैं ये बोल रहा हूँ ऐसा, कि हाँ, क्या क्या करना चाहिए हमें अपने हाँ प्लीज़ बोलिए। आपका एक पॉइंट था तो ये लिविंग बीइंग और मैंने 2 पॉइंट नोट किए थे, लिविंग बीइंग सेंटियंस बीइंग ओह वाला। वाह, क्या हो ये क्या हो रहा है, कुछ तो हो पता गया, आपने नहीं। कुछ तो फिल्टर लगा दिया। ठीक है, तो सेलिब्रेशन आप, हो गया। हाँ, आई थिंक अग्रीमेंट हो गया थोड़ा सा, तो सेलिब्रेशन हो गया। एक और पॉइंट था, आपने बोला था कि कम से कम हिंसा वाला आपने पॉइंट बोला था। तो हाँ। ये भी, इस पॉइंट को भी मैं रिफाइन करना चाहूंगा, बिकॉज ये अगर हमने इसको बेस बनाया तो फिर थोड़े से दिक्कतें हैं। कम से कम हिंसा को हम अगर फिलोसॉफिकल टर्म्स में बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? दिस इज एसेंशियली अ प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, कि हम सफरिंग मिनिमाइज कर रहे हैं या फिर प्लेजर या हैप्पीनेस मैक्सिमाइज कर रहे हैं। तो कम से कम हिंसा की भी जब हम बात कर रहे हैं तो वो हो गया सफरिंग मिनिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे चला गया। मैं विगनिज्म को देखता हूँ डियोंटोलॉजिकल एथिक्स के हिसाब से, यानी कि राइट्स बेस्ड अप्रोच के हिसाब से, कि ठीक है कम से कम हिंसा अगर मैं कर पा रहा हूँ, कर कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मुझे पता है कि इस एक्शन से मुझे क्लैरिटी है कि इस एक्शन से किसी एनिमल का राइट्स का उल्लंघन, जब मैं राइट्स बोल रहा हूँ, अगेन मैं फिर से पहले डेफिनेशन में ले जा रहा हूँ, व्हाट इज द राइट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट? द मोस्ट बेसिक राइट ऑफ नॉट बीइंग ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट, कि उसको या ठीक फिर है। उसको हमने जो मार दिया अपने अपने कंजम्पशन से, उनका डिमांड क्रिएट करके उनको मार दिया, तो इस राइट की बात कर रहा हूँ। तो मैं वो डिमार्क मतलब ये डिफरेंशिएशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे अभी फ्रिंज, अगर हम डिस्कशन करेंगे और बहुत सारे फ्रिंज केसेस होंगे जहाँ पे ये मैटर करेगा कि आपके फाउंडेशनल एथिक्स क्या है इस टॉपिक के ऊपर, कि आप राइट्स बेस्ड अप्रोच को फॉलो कर रहे हो कि यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच को फॉलो कर रहे हो। या तो मैं भूल गया अपना पॉइंट। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था सबसे पहले तो कि अगर हम बहुत ही उस लेवल पर बोलें कि क्या सभी को वीगन बन जाना चाहिए या नहीं, तो आपका क्या ओपिनियन होगा इस बारे में? मतलब ओपिनियन तो मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैं सोच रहा हूँ कैसे अच्छे से बोलूँ। अच्छा, आप बताइए, क्या सभी को एंटी कास्टिस्ट होना चाहिए कि कुछ लोगों को होना चाहिए? सभी को होना चाहिए। वो आर्ग्यूमेंट तो
ये आर्गुमेंट यहाँ पे बैठेगा नहीं, पर क्यों क्यों नहीं बैठेगा इसके बारे में हम आगे वाले आगे पॉइंट पर करेंगे। चर्चा करेंगे। नहीं हाँ नहीं, मैं क्यों मैं मैं ये एकदम वो नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं देखो क्यों क्यों मैं वन बोल ऑन रहा हूँ, वन। क्योंकि हम बोलेंगे कि हर किसी को मर्डर नहीं करना चाहिए, ये तो हम सब कुछ अग्री करेंगे। हर किसी को मर्डर नहीं करना चाहिए 100%। हर किसी को हाँ कास्टिज्म नहीं करना चाहिए, रेसिज्म नहीं करना चाहिए, 100% हर कोई अग्री करेगा कि किसी को नहीं करना चाहिए। पर वीगनिज्म जहाँ पर आ जाता है ना, वहाँ पर हम किसी की बाउंड्री को टच कर रहे हैं, राइट। हम जा जाकर समझा रहे हैं, और जो समझ रहा है अगर वो अपने आप में चेंज होना चाहता है, अपनी डाइटरी प्रेफरेंस में या अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, इट्स अ वेलकम चेंज, बहुत अच्छी बात है। इससे एनवायरमेंट पर भी बेहतर फ़र्क पड़ेगा, जिसकी बात हम आगे भी करेंगे थोड़ी सी। पर मान लीजिए कि अगर कोई नहीं करना चाहता, कि मैं बोलता हूँ कि मेरे लिए फ़िलहाल मतलब मैं एक नॉर्मल एवरेज इंसान की बात कर रहा हूँ। एक नॉर्मल एवरेज इंसान बैठा हुआ है, बोलता है कि मेरे को शुरू से अंडा दूध खाने की आदत है और मेरे को एक कंफर्ट लगता है, तो मैं आई एम ए लैक्टो ओवो वेजिटेरियन, ठीक है। तो क्या मुझे वीगन बन जाना चाहिए या नहीं? तो वो वाली बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। लेकिन आपने ये तो क्लैरिफाई किया ही नहीं कि ये एग्जाम्पल सही नहीं बैठेगा। मतलब दोनों एनालॉजी में आपने बोला कि सही नहीं बैठेगा, तो आपने क्लैरिफाई कहाँ किया? ऐसे तो अभी तक जो आपने बोला वो तो मैं इस पे ये भी बोल सकता हूँ कि अगर मैं स्ट्रेट लेट्स से 50 years पास्ट में चला जाऊं, या थोड़ा मतलब इंडिया से हम दोनों, तो हम लोग थोड़ा सा पॉलिटिक्स से दूर हट के हम चले जाते हैं अमेरिका में, स्लेवरी में चले जाते हैं, ठीक है। और हम्म। उस वक्त पे भी कोई, जो आपने एग्जैक्ट चीज बोली, कोई तब भी बोल सकता था कि मैं अभी, स्लेवरी इज द वे ऑफ लाइफ, पूरा इकोनॉमी, पूरा लाइफ सिस्टम, लाइफ के कंफर्ट, लाइफ के दुख स्लेवरी के ऊपर टिके हुए। तो कोई एंटी स्लेवरी या फिर एंटी रेसिज्म एक्टिविस्ट जाके लोगों से बात करेगा, तो कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ मैं चेंज हो जाता हूँ, आप सही बात बोल रहे हो। कुछ लोग बोलेंगे नहीं यार, मैं तो मतलब मेरी पूरी लाइफ इसी के ऊपर टिकी हुई है, मेरे बच्चों का कौन ख्याल रखेगा, मेरे स्लेव को छोड़ दिया तो मैं कैसे ये करूंगी या मैं कैसे वो करूंगा, राइट। तो पर आपने ये एक्सट्रीम मतलब, आर्ग्यूमेंट नहीं हो गया? क्योंकि नहीं हमें नहीं, ये पता मेरा है। आर्ग्यूमेंट नहीं, मेरा आर्ग्यूमेंट नहीं है। मैं क्लैरिफाई करता, इट्स नॉट माय आर्ग्यूमेंट। आई एम सेइंग कि आपने बोला कि वो एनालॉजी, चाहे मैंने कास्टिज्म का एनालॉजी दिया या स्लेवरी का एनालॉजी दिया, आपने बोला स्लेवरी वाला एनालॉजी और एनिमल अब्यूज वाला एनालॉजी सेम नहीं है। और आपने उसका रीजन दिया कि मैं किसी से जाके बोलूंगा तो उस कोई अगर चेंज हो जाता है तो वेल एंड गुड, और कोई चेंज नहीं होता है देन इट इज देयर चॉइस। सो आई एम जस्ट क्वेश्चनिंग यू ऑन दिस टॉपिक इटसेल्फ, कि अगर हम स्लेवरी के टाइम पे आप और मैं होते, मान लीजिए पॉडकास्ट तब हो रहा होता, और तब आप किसी एंटी रेसिस्ट को आप ये बोलते कि आप किसी और से जाके बात करोगे रेसिज्म के ऊपर और सब लोग नहीं चेंज होंगे, कुछ लोग चेंज होंगे, कुछ लोग नहीं चेंज होंगे। ऑफ कोर्स हमारे नजरिए से वो एक्सट्रीम लग रहा है क्योंकि हम विक्टिम से बहुत क्लोजली रिलेट कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज व्हाट इज द डिफरेंस? मतलब दैट इज फॉर यू टू टेल मी, बिकॉज आई एम नॉट क्लियर कि आप दोनों, आपने बोला कि दोनों में डिफरेंस है, तो मैं आपसे क्लैरिफिकेशन मांग रहा हूँ कि डिफरेंस क्या है। नहीं, डिफरेंस एक चीज़ है कि क्यों हम डिफरेंस मान रहे हैं उसको, और यहाँ पर मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि सम थिंग्स आर जनरली रिगार्डेड एज एक्सेप्टेड, और वो एक्सेप्टेंस जो होती है ना समाज में, वो धीरे धीरे आती है। जैसे आज से 50 साल पहले अमेरिका की बात करते हैं, तो अमेरिका में स्लेवरी या जो ब्लैक पैंथर मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ और क्यों उसको सपोर्ट मिला? क्योंकि वो बहुत ऑप्रेस थे, साथ में नहीं रह सकते थे, साथ में नहीं खा सकते थे, साथ में रह नहीं सकते थे, साथ में बैंकिंग नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं था साथ में। तो वो एग्जाम्पल यहाँ पर एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने वो बोला कि दूसरी तरफ दूसरे लोग जो इसको देखते हैं वीगनिज्म को, इट्स नॉट जनरली रिगार्डेड एज जनरली एक्सेप्टेड आर्ग्यूमेंट फिलहाल। और आई वुड बी हैप्पी अगर इफ इट बिकम्स जनरली एक्सेप्टेड इन द नियर फ्यूचर, बहुत अच्छी बात है। तो हम वही बात करें कि समाज के हिसाब से, और यहाँ आपकी और मेरी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर समाज की बात कर रहा हूँ। जनरली एक्सेप्टेड आर्ग्यूमेंट होता है एक तो कि मर्डर नहीं करना चाहिए, कास्टिस्ट नहीं होना चाहिए, रेसिस्ट नहीं होना चाहिए, और दूसरा वीगन एंटी वीगन नहीं होना चाहिए। तो दोनों एनालॉजी इस मामले में सेम नहीं होगी, यहाँ पर ये बोल रहा हूँ, क्योंकि हाँ वीगन बन जाना चाहिए सबको, वो जनरली रिगार्डेड एज एक्सेप्टेड नहीं होगी हाँ, तो ये अभी तो मैं तक। अग्री कर, हाँ तो ये तो इसमें कोई डाउट थोड़ी ना है कि जनरली एक्सेप्टेड नहीं है। मुझे लगा कि आप बोल लो जस्टिफाइड है कि नहीं है। जनरली नहीं एक्सेप्टेड तो नहीं। नहीं है। सोसाइटी का नॉर्म क्या है? सोसाइटी का नॉर्म तो नहीं है आज की डेट में एनिमल अब्यूज इज द नॉर्म। सेम या वे
स्लेवरी के समय में स्लेवरी वॉज द नॉर्म, इट वॉज नॉट जनरली या एक्सेप्टेड। अगर एक इंसान जाके उस समय पे, मान लीजिए रवि उस समय के सबसे बड़े एक्टिविस्ट होते, जिनका था कि मैं रेसिज्म से मुक्त करा दूंगा, तो उस वक्त पे आप जाके लोगों से बात कर रहे होते, तो ऑफ कोर्स सोसाइटी में दैट वाज द एक्सेप्टेंस कि हाँ ये तो रहना ही है, स्लेवरी मतलब हमारी लाइफ ऐसे चल रही है, तो सेम इज टुडे आल्सो। तो वो बात मैं अग्री कर रहा हूँ कि सोसाइटल नॉर्म तो एनिमल अब्यूज पे ही है, बट जस्ट बिकॉज कोई चीज नॉर्म है तो हम उसको एक्सेप्ट कर ले, तो वो बात सही नहीं है ना। अदरवाइज तो कोई भी सोशल चेंज आ ही नहीं सकता है। हमारी सोसाइटी अगर जब से समय से शुरू हुई है, कुछ ना कुछ हम सोसाइटल लेवल पे इवल होता है जिसको हम हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको हम इरेडिकेट करने व्हाट इज सो एसेंशियली। इसके लिए मैंने आपसे पूछा था कि मेरा पहला सवाल क्या था कि कि सबको एंटी कास्टिस्ट होना चाहिए कि नहीं। आपको और मेरे को पता है कि आज भी कास्टिज्म प्रिवेल कर रहा है इन वन फॉर्म और दी अदर। यस What is it that you as an open minded logical compassionate person going to wish for, कि आपका आइडियल स्टेट क्या होगा कि कास्टिज्म शुड बी इरेडिकेटेड, जड़ से खत्म हो जाए। स्लेवरी, चलो स्लेवरी खत्म हो गया आज के टाइम में कह सकते, तो रेसिज्म जड़ से खत्म हो जाए। तो ऐसे ही अगर मैं, इसके लिए मैं वीगनिज्म शब्द के बहुत सारे लोग अपने परसेप्शन बनाते हैं, लेकिन ये तो मैं 100% स्टैंड कर रहा हूं ना कि एनिमल कमोडिफिकेशन विच लीड्स टू एनिमल वायलेंस जड़ से खत्म हो जाए। और जहां तक आपने बोला कि एक्सट्रीम बात हो गई, तो एक्सट्रीम तो एनिमल्स के लिए तो एक्सट्रीम ही है ना, कि उसको आपने आर्टिफिशियली इम्प्रेग्नेट करके पैदा किया, उसको छोटे से पिंजड़े में रखा, उसके आंखों के सामने उसके बाकी जो उसके फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स थे उनको मारा, एंड इवेंचुअली आपने उनको मारा। तो ये तो एक्सट्रीम सिचुएशन है ही है। तो इसको इरेडिकेट करना ही एम है। अब उसमें मान लीजिए आज हम यहाँ पे है और इरेडिकेशन यहाँ पे है, अब बीच में हमें एक जर्नी ट्रैवल करना है, तो वो जर्नी ऑफ कोर्स आसान नहीं होगा। इस वक्त वो जर्नी इस स्टेज पे है कि जहाँ पे barely 1% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ऑल्सो नॉट एथिकल वीगन। में अब सर्वे में ज्यादा दिखाते हैं, बट उस सर्वे में वही एवोकाडो वाली जनता को भी गिन लेते हैं जो कभी कभी वीकेंड में वीगन खा रहा है, तो उन्होंने अपने आप को वीगन बता दिया। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं फिलोसॉफिकल एथिकल स्टांस की बात कर रहा हूँ। तो दैट इज अ वेरी लो पॉपुलेशन, तो ऑफ कोर्स देयर विल बी, इट इज नॉट एन एक्सेप्टेड नॉर्म जब वो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोशिश ना करें। कोशिश तो यही है ना कि एनिमल को इस जो ह्यूमन ऑपरेशन है इससे मुक्ति दिलाना, दैट इज द एम। या नॉट डिनाइंग दैट, उसमें कोई वो दो राय नहीं है कि हिंसा, अगेन मैं बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हिंसा का कोई समर्थन करेगा नहीं। आई थिंक जो लास्ट पॉडकास्ट में बात की थी हमने वीगनिज्म पर, कि जो नॉनवेज खाता होगा वो भी हिंसा का समर्थन नहीं करेगा। जो सोक्रेटिक पैराडॉक्स होता है कि कोई भी बुरा नहीं चाहता, कोई भी गलत नहीं करना चाहता, बट बुरे लोग हैं, गलत काम होते हैं, तो पर क्योंकि हर कोई जस्टिफिकेशन देता है अपने कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि सो एंड सो, मैं नहीं कर सकता क्योंकि सो एंड सो, मैंने ऐसा किया, गलत काम किया क्योंकि सो एंड सो, तो वो तो हमेशा रहेगा। बट क्या हमारे पास ये डेटा है कि कितने लोग वीगन हैं भारत में, पहले तो, और कितने लोग लास्ट के 10 साल में चेंज हुए हैं कम्प्लीटली वीगन बनने के लिए? क्या, क्योंकि डेटा की कमी हमारे पास हमेशा होती है जब भी हम बात करना चाहते हैं डेटा ड्रिवन बातें, भारत के पर्सपेक्टिव में कोई डेटा होता ही नहीं है। लास्ट टाइम भी लोग ये बोल रहे थे कि तुमने कोई डेटा नहीं दिखाया, तो मैं कह रहा था कि भाई कोई डेटा है ही नहीं। अब सरकार ही ऐसी है हमारी कि डेटा में विश्वास रखती ही नहीं है। ना ही सेंसस हो रही है, पिछले ऑलमोस्ट 20 साल होने वाले हैं, 15 साल होने वाले हैं, सेंसस कहाँ हुई है हमारे देश में? तो जब सेंसस ही नहीं हुई, बाकी डेटा नहीं है, तो कहाँ से डेटा निकाले? मैं तो नहीं जाऊंगा डेटा खोजने। तो इसे यहाँ पर वही प्रॉब्लम आती है कि जब बात करना चाहते हैं ना डेटा बेस पर, तो हमें सर्वेस पर डिपेंड रहना पड़ता है, जिनका जो सैंपल साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, और उस सैंपल साइज के बेसिस पर हम कुछ नहीं पता लगा सकते। और आई एम श्योर आप भी इस बात में अग्री करेंगे कि हमें नहीं पता कि कितने लोग वीगन हैं या कितने लोग वीगन बनना चाहते हैं भारत में। ऐसी कोई स्टडी शायद इतने लार्ज स्केल पर हो ही नहीं सकती। हाँ मतलब ये तो मैं तो खुद ही बोलता हूँ, जबकि मैंने तो डेटा देखे, मैं बोलता हूँ कि वो डेटा प्लांट बेस्ड लोगों को ज्यादा काउंट करता है, जो वीकेंड में वीगन बन गए, कभी पिज्जा खा लिया, लिख दिया सर्वे में हम वीगन है। तो मुझे नहीं पता, मतलब वो डेटा बहुत कम होगा। बट इस डिस्कशन में वैसे डेटा की जरूरत क्या, मतलब इन दिस स्पेसिफिक डिस्कशन, मतलब इस टॉपिक के ऊपर कि मैं एनिमल्स को, या डेटा की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम ग्राउंड रियलिटी तभी पता लगा पाएंगे कि कितने लोग वीगन हैं, कितने लोग वीगन बनना चाहते हैं, कितने लोग वीगन बनना नहीं चाहते हैं।
तो अगर जब हम कंपैरिजन करेंगे, जितने लोग वीगन बनना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, बार बार मैं यही कह रहा हूँ, जितने लोग वीगन नहीं बनना चाहते वो अपनी हेल्थ, अपनी जो भी हैबिट्स हैं उनकी लाइफस्टाइल या ईटिंग हैबिट्स नहीं चेंज करना चाहते अगर फ़िलहाल, तो उनके लिए क्या किया जा सकता है पहले तो ये डेटा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर के देशों में डेटा अवेलेबल है कि कितने लोग वीगन हैं, भले ही अगेन प्राइवेट सर्वेस किए गए हों, बट वो डेटा अवेलेबल है यूएस के लिए, यूरोप के लिए डेटा अवेलेबल है कि कितने लोग वीगन हैं। हाँ, लेकिन तो मैं इसीलिए समझ गया बाहर के देशों में डेटा है, ये मैं समझ गया, लेकिन मैं अभी भी ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस डेटा मतलब मान लीजिए लेट्स फॉर द सेक ऑफ दिस डिस्कशन की डिस्कशन के लिए मान लेते हैं इंडिया में 0.05% लोग वीगन होंगे, मैं कह लेता हूँ 2% लोग होंगे, ये सारे मैं कंजर्वेटिव डेटा ले रहा हूँ, रियलिटी भी कुछ ऐसा ही होगा, इससे भी बेकार हो सकता है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ ड्राइविंग दिस पॉइंट में ये नंबर्स दे रहा हूँ कि मान लेते हैं 0.05% लोग हैं जो वीगन है, 2% लोग हैं जो वीगन क्यूरियस है या वीगन बनना चाहते हैं, 2% नहीं पकड़ते, 1% पकड़ लेते, या 0.05 और बाकी जो 1 का बचा पकड़ लेते, तो मिला के 1% लोग हैं जिसमें से 0.05 है जो वीगन है और बाकी है जो वीगन बनना चाहते हैं। 5% लोग ऐसे हैं आज की डेट में, शायद 10% लोग होंगे जिनको पता है कि वीगन क्या है, और बाकी 90% लोगों को तो शायद इंडिया में पता भी नहीं है कि वीगन क्या है, परसेप्शन ही है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये नंबर तो ऑफ कोर्स हम सर्वे तो जैसे आपने कहा डेटा है नहीं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस डिस्कशन मान लेते हैं कि इसी डेटा में जो आप पूछ रहे हो कि एज ऑफ टुडे जो 10% लोग हैं जिनको पता है वीगन क्या है, उसमें से ये 10% लोग वो है जो वीगन नहीं बनना चाहते, जिनको पता है कि वीगन क्या है और नहीं बनना चाहते, और बाकी 90% को तो पता ही नहीं है कि वीगन की डेफिनेशन भी क्या है। तो जस्ट फॉर दिस कॉन्वर्सेशन अगर ये डेटा हमारे पास है तो उससे चेंज क्या हो रहा है? चेंज ये हो रहा है कि मान लीजिए वो 10% जिनको पता है आउट ऑफ टोटल, जो टोटल पॉपुलेशन का फिर 1% हो गए, राइट, या 1.1% हो गए अगर कन्वर्जन कर रहे हैं हम तो जो लोग नहीं बनना चाहते या जिनको नहीं पता है उनको क्या हमें वीगन की तरफ लेके जाना एज अ राइट चॉइस और रॉन्ग चॉइस, क्योंकि क्या हम उनका किसी, मान लीजिए, और अगेन इस बात पर लोग हमेशा प्रॉब्लम करते हैं कि मैं किस तरह से रहता हूँ, मैं किस तरह से खाना खाता हूँ, खाता हूँ क्या नहीं करता हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हूँ और अपने हिसाब से ज़िंदगी जी रहा हूँ बिना नियम कानून को तोड़े, और नियम कानून वही वैसे ही बनते हैं जो जनरली रिगार्डेड एज एक्सेप्टेड होता है सोसाइटी में, उसी हिसाब से नियम कायदे बनते हैं। इसीलिए 1970 में अमेरिका में स्लेवरी के अगेंस्ट में कोई भी लॉ नहीं था, अब है। अब आप किसी को बोल भी नहीं सकते कि तुम ब्लैक हो, ब्लैक बोलने पर भी दिक्कत हो जाती है। तो कल को मान लीजिए कानून बन गया कि वीगन सबको बनना पड़ेगा और आप नॉनवेज का कंजम्पशन नहीं कर सकते, वो अलग बात हो गई। फ़िलहाल उस मामले में कोई कानून नहीं है। तो क्या हमें जो नहीं बनना चाहता उसको वीगन बनने के लिए फोर्स करना, या फोर्स नहीं, उसको वीगन बनना ज़रूरी है या नहीं है? तो वही आर्ग्यूमेंट मेरा है कि ये पर्सनल स्पेस है या ये पर्सनल स्पेस नहीं है। तो वही बात निकल कर आती है जो हाँ, पहले आर्ग्यूमेंट में दे रहा था, अब उसी लिए हाँ पूछ रहा तो हूँ मैं ये। हाँ, तो अब मुझे क्लैरिटी हो गया कि ठीक है आप क्या कह रहे हो, वो नंबर ठीक है कि उस हिसाब से डेटा है, मान लेते हैं कि वो टोटल पॉपुलेशन ही 10% है, आप 1% बोले, मैं मान लेते 10% पॉपुलेशन, इंडिया की 10% पॉपुलेशन ऐसी है जो वीगन के बारे में जानते हैं और वीगन नहीं बनना चाहते हैं, और आपका सवाल ये है कि क्या इस 10%, तो उसमें अब डेटा को तो हमने हटा दिया, हमने डिस्कशन के लिए अज्यूम कर लिया कि ये डेटा है, इसके आगे पीछे कुछ होगा, हमें पता है डेटा कभी आने नहीं वाला है, बट फॉर द कॉन्वर्सेशन हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और अब आपका सवाल ये है कि अब ये 10% लोग इन जनरल लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, अपने टैक्सेस भर रहे, अपना जिंदगी ठीक ठाक जी रहे, तो हम उनको जाके किस हद तक बोले कि तुम वीगन बन जाओ, शायद ये आपका क्वेश्चन है, और ये करने में यस हम यस उनके यस स्पेस का उल्लंघन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये आपका क्वेश्चन है, राइट? यस। हाँ, तो ये मैं समझा। तो इसमें अब अगेन पर्सनल स्पेस की परिभाषा भी एक चीज होती है, लेकिन जस्ट फॉर एन एक्चुअल डिस्कशन, आपने 1970 में बोला कि यूएस में लॉ चेंज हो गया है, 1950 में चले जाते, अगेन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, 1950 में वहां की 5% पॉपुलेशन, अगेन अज्यूम कर लिया मैंने, 5% पॉपुलेशन ऐसी होगी जो बोलती है कि मैं टैक्स पे करता हूं, मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं, लेकिन आई विल पार्टिसिपेट इन रेसिज्म। एंड हम्म। देन द क्वेश्चन इज कि वहां पे 1950 में अगर कोई एक्टिविस्ट है तो क्या हम उससे ये पूछेंगे कि आप, ये जो 5% पॉपुलेशन है जो
समाज में जो जनरली एक्सेप्टेड है और समाज में जो लीगल है वो सारे चीजों को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन रेसिज्म में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि एज ऑफ टुडे रेसिज्म इज द नॉर्म एंड एज ऑफ टुडे पार्टिसिपेटिंग इन रेसिज्म इज नॉट इलीगल। तो क्या ये एक्सेप्टेड है कि नहीं है, दैट इज द क्वेश्चन, एंड दैट सेम क्वेश्चन यू आर आस्किंग मी टुडे विद रिगार्ड टू एनिमल अब्यूज। अब ऑफ कोर्स आज की डेट में ऐसा तो नहीं है कि ना मैं इस चीज का सपोर्ट करता हूं कि मैं जाके किसी इंसान को फोर्स करूं, जैसे आपने बोला, या मैं फिजिकल फोर्स का यूज करूं कि उसको मैं चेंज करने के लिए करूं, ठीक है। तो मैं उस चीज का पर्सनली समर्थन तो नहीं करता हूं, बट एट द सेम टाइम उनको सच्चाई तो बताना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने बोला जनरली एक्सेप्टेड नॉर्म और फिर आपने बोला लीगैलिटी, राइट। मेरी सीएसआर की टीचर बोलती थी ये बात, आज तक मेरे दिमाग में है, कि लॉ इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ एथिक्स। लॉ क्या है, एकदम लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट, मतलब एक बेसिक नेट की इतना तो भाई तुम फॉलो कर ही लो, और वो लॉ हम बना रहे हैं, उससे बना रहे हैं जब हम जनरली एक्सेप्टेड नॉर्म पे आ रहे हैं। सो जो सबसे जो ये वाला लेयर हो गया लीगैलिटी का, उसके नीचे आया लेयर आपका जनरली एक्सेप्टेड नॉर्म का, उसके नीचे वाले लेयर पे मैं ज्यादा डिस्कशन करने के लिए इंटरेस्टेड हूं, जहां पे लोगों को उनके चॉइसेस के लिए एट द वेरी लीस्ट क्वेश्चन तो करना चाहिए कि भाई तुम रेसिज्म पे कर रहे हो, भले ही लीगल है, भले ही जनरली एक्सेप्टेड है, लेकिन क्या ये एक एथिकल डिसीजन है? कैन यू कॉल योर सेल्फ अ कंपैशनेट पर्सन बाई पार्टिसिपेटिंग इन समथिंग डिस्पाइट द फैक्ट कि वो लीगल है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो सोशली एक्सेप्टेबल नॉर्म है? तो दैट इज व्हाट इज एजुकेशनल एक्टिविज्म। दैट इज जो आपने सोक्रेटिक मेथड की बात करी, सोक्रेटिस करते क्या थे? यही करते थे, लोगों से जाके सवाल पूछते थे और लोगों का मतलब थॉट प्रोसेस चेंज करने की कोशिश करते। तो आज की डेट में दैट इज व्हाट इज नीडेड कि लोगों को एट द वेरी लीस्ट उनके चॉइसेस के बारे में पता तो हो। लोगों ने इस बात से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया, ये मतलब सिर्फ नॉलेज की बात नहीं है, बट अगेन ये नर्चरिंग की भी बात है कि लोगों ने डिस्कनेक्ट ही कर लिया है कि डॉग्स और हेंस में क्या डिफरेंस है। इस बात से लोग एकदम दूर है कि हाँ, डॉग्स को अगर किसी ने मार दिया, अभी वेटिक का एक केस हुआ था पुणे या मुंबई कहीं पे, तो डॉग को पंच कर रहे थे लोग, एकदम भावुक हो गए थे कि क्या हो गया, ये कितना अनर्थ हो गया, हमारा सोसाइटी कितना नीचे गिर गया है कि जहां पे डॉग्स के साथ अच्छे से रखना चाहिए वहां पे उसको पंच कर रहा है वो। देयर वाज सच अ ह्यूज अप्रोर, एंड एट द सेम टाइम वही सोसाइटी ने एनिमल, जो बाकी एनिमल्स है, उसको हम उतना ही वर्स्ट ट्रीट कर रहे हैं, इनफैक्ट उससे ज्यादा वर्स्ट ट्रीट कर रहे हैं। हालांकि विक्टिम्स के सफरिंग को कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए, सबकी सफरिंग का लेवल अलग अलग होता है, एक्सपीरियंस अलग होता है, बट स्टिल उतना ही सफरिंग हम एनिमल्स, जो बाकी एनिमल्स हो गए, फार्म्ड एनिमल्स, उनके साथ कर रहे हैं। उस चीज को लोगों ने मतलब अपने डीएनए में विलफुल इग्नोरेंस का इंजेक्शन लगा दिया है, ये हो गया है। तो आज की डेट में जो एनिमल राइट्स एक्टिविज्म है, वो लोगों से ये सवाल तो पूछना है ना, जो जैसे मैं ये डिस्कशन कर रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट ओनली, कि आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, आई एम आस्किंग दिस ऑडियंस दिस क्वेश्चन, कि आप जस्ट बिकॉज कि आप जो कर रहे हो वो लीगल है, एंड जस्ट बिकॉज वो जनरली एक्सेप्टेड है, और आपसे आके कोई आपको एथिकली क्वेश्चन कर रहा है, और अगर आप ये सोच रहे हो कि इससे मेरा पर्सनल स्पेस वायलेट हो गया है, इस सवाल से मेरा पर्सनल स्पेस वायलेट हो गया है, इस इंफॉर्मेशन से मेरा पर्सनल स्पेस वायलेट हो गया है, तो ये तो प्रिविलेज हुआ ना, कि आप इसको पर्सनल स्पेस को वायलेट होने को एक वायलेशन देख रहे हो कि आपसे किसी ने सवाल पूछ लिया, बट एट द सेम टाइम आपके चॉइसेस की वजह से समवन इज सब्जेक्टेड टू ऑल पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, all possible forms of violence, be it physical violence, emotional violence, sexual violence, systematic violence, because of our choices। तो उस choices को question तो हमें करना पड़ेगा ना, and that is true of any social movement। आज की देखिए, इसीलिए social movements में क्या है ना, it is easy to reflect back and then give a judgment। अब मान लो रेसिज्म के वक्त में आपको क्या लगता है, उस वक्त के जो वहां पे जो पीपल ऑफ प्रिविलेज थे, उनमें भी 80-90% लोगों को यही लगता होगा कि हम लोग बड़े अच्छे लोग हैं, हम लोग लॉ फॉलो कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, अपने बच्चे को अच्छी तालीम दे रहे हैं कि दूसरे बच्चे के साथ लड़ाई मत करो, किसी के साथ लड़ाई हो रही हो तो उसको रोको। बस एक हमने विलफुल इग्नोरेंस अपने दिमाग में डाल लिया कि जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटी है वो पीपल ही नहीं है, तो इनको छोड़ो, इनको तो मारते पीटते रहेंगे, जो भी अपना काम कराएंगे, जैसा होता रहेगा, लेकिन हाँ आपस में। तो दिस मिसकंसेप्शन कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इस पे तो सवाल उठाना, आई थिंक एट एनी गिवन टाइम ये सोसाइटी का फर्ज बनता है कि हर आपके जैसे मेरे जैसे लोग, जो लोग पढ़े हुए, फिलोसॉफी पढ़े हुए, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस पे सवाल हमेशा उठाएं। अगर नहीं उठाएंगे तो सोसाइटी में तो कोई भी चेंज नहीं आएगा।
या नो नो डाउट अबाउट दैट। और यहाँ पर मैं अगेन क्लियर कर दूं कि मैं आपके अगेंस्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आई एम जस्ट kind of playing devil's advocate, if we can नहीं talk about that. Or and I'm in full support of veganism. I may not be a vegan, I may consider it, may not, but I understand the concept, I understand the philosophy behind veganism, और ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, नहीं और मैं भी क्लियर कर दे रहा हूँ, मैं मतलब बात को प्रेजेंट बस ऐसे कर रहा हूँ ताकि लोगों तक जो स्टांस है वो समझ क्लियरली जाए। पहुंचे, क्योंकि अनफॉर्चुनेट रियलिटी आज की ये है कि वीगनिज्म, इसके लिए बार बार बोला ना, 90-95% लोगों को पता ही नहीं है कि वीगनिज्म है क्या। पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट, और जो भी अवेयर होता है एंड वो कंपैशनेट है, लॉजिकल है, मेरा ये मानना, ये दिस इज अगेन, इसमें कोई डेटा नहीं है, मेरा पर्सनल बायस हो सकता है बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, मेरा ये मानना है कि ज्यादातर लोग वीगन बन जाएंगे गिवन दे अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। तो आज नहीं तो कल अगर आप इस टॉपिक के ऊपर एक्टिव रहोगे तो देयर इज अ गुड चांस कि आप भी बन जाओगे। शर्त यह है कि आपके दिमाग में जो भी काउंटर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट वीगनिज्म आते हैं, क्या आप ऑनेस्टी के साथ उसको एक्सप्लोर करते हो कि नहीं करते हो, दैट इज द थिंग। या बाकी आज मतलब आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट कि लोगों को जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगा, अवेयरनेस, पहला तो कोई भी सोशल मूवमेंट में सबसे सबसे पहली चीज तो क्या होती है, अवेयरनेस, की लोगों को ये चैलेंज तो करो कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, उसके बाद बाकी चीजें आती है। और वैसे भी अगेन लास्ट पॉडकास्ट को रेफर करते हुए उसमें भी हमने ये बात करी थी एंड वी अग्रीड ऑन दैट कि भारत में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अवेयरनेस की भारी कमी है। लोग खाना ऐसा खा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब खाना है, मतलब जो खाना नहीं खाना चाहिए वो खाना खा रहे हैं, प्रोटीन डेफिशिएंट है, एलिमेंटल डेफिशिएंसी है, इससे इससे आता है ये एलिमेंटल डेफिशिएंसी है, बाकी 10 तरह की डेफिशिएंसीज है, विटामिन डेफिशिएंसीज है लोगों में, और इट्स काइंड ऑफ अ पेंडेमिक एट लार्ज स्केल। तो अब बात करते हैं और अगेन आई थिंक हम इस डिस्कशन के लिए जो भी फ़िलहाल भारत की जो पॉपुलेशन है उसमें जो बिलो पॉवर्टी लाइन के आसपास में आते हैं, जिनको रोज़ खाना नहीं मिलता है, मुहैया नहीं होता है, जिनको खाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। आई थिंक जो डेटा मेरे पास है लास्ट टाइम का, अगर मैं कर सकूं तो हाँ 20 करोड़ से ज़्यादा लोग रोज़ भूखे सोते हैं, और ये 2017-18 का डेटा है। 72% से ज़्यादा बच्चे मेल न्यूट्रिशन, एनीमिया, वीक बोन्स और लो वेट या ओबेसिटी के शिकार हैं। तो ये आई थिंक इस डिस्कशन से हम उन सारे लोगों को एक्सक्लूड कर दें सबसे पहले, क्योंकि उनके लिए जो सबसे पहली जद्दोजहद है वो खाना जुटाना है। उनके लिए ये नहीं है कि मैं कौन सी फूड चॉइसेस लूँ, एजुकेटेड फूड चॉइस लूँ। अगर वो कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं कर सकते तो आई थिंक, और आई डोंट नो इफ़ यू वुड अग्री टू दैट और नॉट, बट उनके लिए सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए कि वो अपने खाने का सबसे पहले इंतज़ाम करें, और कोई बिना खाए या भूख से ना मरे। भारत में सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। सेकंड, जो प्रिविलेज लोग हैं, जो समाज में मिडिल क्लास पकड़ लीजिए उसको, जो कि मान लीजिए 25% लोग मिडिल क्लास हैं भारत में, अगर 25-30 करोड़ 35 करोड़ का आंकड़ा पकड़ लेता हूँ, 40 पकड़ लीजिए, उन मिडिल क्लास को जिनके पास फूड का एक्सेस है, उनके लिए हम बात करें यहाँ पर कि वीगनिज्म क्या सस्टेनेबल है। क्योंकि गरीब लोगों के लिए तो डेफिनेटली नहीं है सस्टेनेबल, ये तो क्योंकि जो खाने का जुगाड़ नहीं कर पा रहा है वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे को दूध पीना है आज, की खाना खाना है, रोटी खानी है, तो वो मैं उसको एक्सक्लूड करना चाहूँगा। और बाकी लोगों के कंपैरिजन में क्या वीगनिज्म सस्टेनेबल है लोगों के लिए या नहीं, और इसका जवाब मुझे पता है, बट आपके पर्सपेक्टिव से मैं जानना चाहूँगा। हाँ, तो इसमें पहले कुछ नुआंसेस है, मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ। अगर वो नहीं क्लियर करेंगे तो ये हमने मतलब गलती से एक आधे फैलेसी भी क्रिएट कर दिया यहाँ पे, तो इसके लिए मैं थोड़ा इसके नुआंसेस को क्लैरिफाई करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो आपने बोला कि हम उनको एक्सक्लूड करते हैं जिनको फूड एक्सेसिबिलिटी की इशू है, राइट? तो अभी जैसे इसके लिए मैं बार बार डेफिनेशन पे आ रहा हूँ कि वीगनिज्म पे पहले जब हम फूड एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट? जब रवि और शिवम फूड एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, विच मीन्स रवि एंड शिवम आर नाउ इन अ सॉल्यूशन मोड, कि हमने सॉल्यूशन का हैट पहन लिया है, हमने ये मान लिया है कि वीगनिज्म इज द राइट एथिकल चॉइस, और अब हम बात कर रहे हैं कि इस एथिक्स को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करें, तब वहां पे एक्सेसिबिलिटी की बात आती है। तो
ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन इसलिए है क्योंकि पहला जो रेफरेंस पॉइंट है वो यही है कि हमें इसको एथिकली करेक्ट है कि नहीं, पहले उस पर अलाइन होना पड़ेगा, या फिर उसमें हमें आर्ग्यू करना पड़ेगा कि फॉर और अगेंस्ट द मोशन। अगर हम ये मान रहे हैं कि एथिकली ये अलाइंड है, अगर ये हमने अग्री कर लिया है, तब हम सॉल्यूशन पे बात करेंगे ना। ऑफ कोर्स सॉल्यूशन, बिकॉज इंडिया बीइंग सच अ कॉम्प्लेक्स डेमोग्राफिक, पावर्टी भी है, रिच पुअर में डिवाइड इतना ज्यादा है, ज्योग्राफीज के इशू है, तो ऑफ कोर्स इम्प्लीमेंटेशन उसका प्रॉब्लमेटिक कुछ ज्योग्राफीज में, कुछ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ मुश्किल होगा। आई एम नॉट डिनाइंग दैट, एंड आई डोंट थिंक कोई भी डिनाई करेगा। एंड उसको तुम केस बाय केस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लीजिए वीगन हूँ, ठीक है, लेकिन कल को मैं किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाता हूँ जहां पे मेरा ऑप्शन ही नहीं है, तो इस ऐसा थोड़ी ना होगा कि मैं अपने सर्वाइवल को मैं पेरिश करवा लूंगा खुद को, और मैं क्या कहते हैं एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाऊंगा। एंड फॉर दैट मैटर, अगर मैं किसी ऐसे सिचुएशन में हूं जहां पे मेरी सर्वाइवल पे सवाल आ रहा है, तो जरूर मैं एनिमल्स को छोड़ो, अगर जरूरत पड़ी तो हम ह्यूमंस को भी यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे। दे आर डॉक्यूमेंटेड केसेस कि जहां जहां पे ऐसा यस हुआ है, यस ठीक है ना। तो इसके लिए ये समझना जरूरी है कि हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो हम एक्सक्लूड किससे कर रहे हैं? हम एक्सक्लूड अभी कर रहे हैं उनको सॉल्यूशन से, क्योंकि अभी एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है नहीं, बिकॉज द होल वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया रेस्ट करता है एनिमल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के ऊपर फॉर वेरियस रीजंस, या एनिमल क्रुएल्टी के ऊपर फॉर वेरियस रीजंस। तो सॉल्यूशन से हम डेफिनेटली एज ऑफ नाउ सबके लिए इस मोमेंट पे एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज है जो केस बाय केसेस देखने पड़ेंगे। लेकिन क्या मैं लोगों को एथिक्स ऑफ वीगनिज्म से एक्सक्लूड कर रहा हूं? अगर ऐसा कर रहा हूं, देन इसका एक टर्म, मैं नाम भूल गया जिन्होंने कॉइन किया था, कि इसको कहते हैं एक्सपेक्टेशंस ऑफ सॉफ्ट बिगेटरी, जहां पे हम जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से है, हम सोचते हैं कि वो सेम एथिकल स्टैंडर्ड पे नहीं आ सकते, या फिर सोचने की क्षमता भी नहीं रखते। तो वो नहीं होना चाहिए। तो अगर आप मेरे से ये बोलते हो कि शिवम आई अग्री ऑन द एथिक्स ऑफ वीगनिज्म, बट इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, तो 100% है, और हम उसको फिर केस बाय केस देखेंगे। और वहां पे मैं आपसे अग्री करता हूँ कि देन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ स्ट्रैटेजी कि आप कैसे अप्रोच कर रहे हो चीजों को। अब ऑफ कोर्स स्ट्रैटेजी पर्सपेक्टिव इट्स अ लो हैंगिंग फ्रूट कि मैं रवि से बात करूं हु हैज अ सिमिलर लेवल ऑफ प्रिविलेज एज आई हैव, या मैं ऐसे लोगों से बात करूं हु हैज अ सिमिलर लेवल ऑफ प्रिविलेज एज आई हैव। मतलब स्ट्रैटेजी की बात होगी ना, कि मैं दिल्ली बैंगलोर में करूँ तो मेरे लिए थोड़ा ज्यादा इजी होगा, एज कम्पेयर टू अ टीयर 3 सिटी करूँ मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मेरे को वहां पे उनके डायनामिक्स को समझने पड़ेंगे, एंड देन हैव टू प्रेजेंट अ सॉल्यूशन। या फिर किसी ऐसे इंसान से करूँ जो मतलब जिसके पास फूड एक्सेसिबिलिटी है ही नहीं, इशू मतलब बहुत बड़ा इशू है उसके लिए, तो उसके लिए मेरा सॉल्यूशन फिर दूसरा होगा, फिर मतलब फिर मेरा अप्रोच दूसरा होगा ना, गिवन द करेंट सिचुएशन। मतलब जस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्ट्रैटेजी एंड अपने एनर्जी को कंज्यूम करते हुए मैं लो हैंगिंग फ्रूट्स के लिए पहले जाऊंगा। तो वो एक चीज हो गया। तो इसके मतलब मैं आपके बात से अग्री करता हूं, लेकिन वो नुआंस लाना जरूरी था कि एक्सक्लूड कर रहे तो एक्सक्लूड हम किस चीज से कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि किसी भी इंसान को कभी भी सिचुएशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एथिक्स से एक्सक्लूड हो रहा है, वरना वो बहुत बहुत मतलब, जैसे इसको इसमें अगर मैं और डीप चला जाऊं तो इंटरसेक्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि विमेन अब्यूज, जैसे कुछ जगहों में डेटा स्टडी किया गया था, विमेन अब्यूज लो इनकम हाउस होल्ड्स में ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे उनके ऑलरेडी प्रॉब्लम है, बट डज इट मीन कि हम उनको सेक्सिज्म के या इक्वल राइट्स के दायरे से दूर कर दें? ऑफकोर्स वहां पे इंप्लीमेंट करने के लिए 10 चैलेंजेस और आएंगे, बट हम ये तो मानते हैं ना कि इक्वल राइट्स हर जगह होना चाहिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो एक दूसरे प्रॉब्लम से भी गुजर रहे। तो सेम इज ट्रू ऑफ एनिमल राइट्स एज वेल, कि जिन लोगों के पास मतलब एथिक्स में सब कोई आता है, बट ऑफ कोर्स इम्प्लीमेंटेशन उसका, जैसे आपने कहा, वो थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा केस टू केस बेसिस में। मैंने ये बात नुआंसेस क्यों किया, क्योंकि मैंने बहुत बार ये डिबेट में किया है, और ये एक बहुत कॉमन आर्ग्यूमेंट है, और इस आर्ग्यूमेंट से मैं थोड़ा सा चिढ़ मुझे इसलिए मचता है, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस, एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप ये दे रहे हो, अगेन दिस इज अ वेरी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, बट दिस आर्ग्यूमेंट इज shamelessly used by people of privilege to say that veganism is not an ethical stance। मतलब आप क्या कर रहे हो? आप सोचो जरा इसको, कि दो ऑप्रेस्ड ग्रुप है, एक जिनके पास फूड एक्सेसिबिलिटी नहीं है, दूसरे एनिमल्स जो कि इतना ज्यादा सफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन चॉइसेस। और आप क्या बोल रहे हो? अ पर्सन ऑफ प्रिविलेज जिसके पास एक्सेसिबिलिटी है, वो ये बोल रहा है कि वीगनिज्म बेकार है क्योंकि उन लोगों के पास में एक्सेसिबिलिटी नहीं है, विच मीन्स कि आपने उनके कंस्ट्रेंट को अपना जस्टिफायर बना दिया।
एंड दैट शुड नॉट हैपन, एंड इसके लिए ये नुआंस लाना जरूरी था। नहीं, मैं यहाँ पर इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ना ना मैंने इस तरह से इसको सोचा, ना ही इस नहीं तरह नहीं नहीं, से बोला। मैं रवि, आई या जस्ट क्लैरिफाई कि आई एम नॉट सेइंग यू आर सेइंग दिस, बट आई नो हाँ अगर आप हाँ ये जाएगा भी ना, तो मैं तो ये बहुत टाइम से कर रहा हूँ, सो आई एम अवेयर ऑफ द होल स्पेक्ट्रम ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम द राइट विंग यस ऑल द वे अप टू लेफ्ट विंग। तो इसमें ये लेफ्ट विंग आर्ग्यूमेंट के अंडर में ये आता है, जहाँ पे ये बोलते हैं कि मतलब उसका नाम भी है, मतलब वीगन में जब मैंने आर्ग्यूमेंट्स को जो क्लासिफिकेशन दे रखा है कि नो एथिकल कंजम्पशन अंडर कैपिटलिज्म, कुछ नहीं हो सकता है, हार्म तो है ये सब बोल के, मतलब आप एसेंशियली कर क्या रहे हो कि किसी और के सिचुएशन को यूज कर रहे हो एज ए खुद का जस्टिफाई, ऐसा लोग करते हैं। तो वो मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, इसके लिए वो नुआंस जरूरी था जो मैंने क्लियर कर दिया कि मैं आपसे अग्री करता हूँ कि फूड एक्सेसिबिलिटी इज अ ह्यूज इशू इन मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड, इंडिया इंक्लूडेड, एंड उसको हमें टैकल करना चाहिए। लेकिन फूड एक्सेसिबिलिटी एंड वीगनिज्म क्या, मतलब इट्स नॉट लाइक कि आइदर और, हमारी सोच, हमारा सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि लोग एनिमल क्रुएल्टी में पार्टिसिपेट करने के लिए मजबूर ना हो, इफ दैट मेक्स सेंस। मतलब वी शुड ब्रिंग पीपल आउट ऑफ अ सिचुएशन जहां पे उनके पास ये ऑप्शन हो कि वो बिना एनिमल क्रुएल्टी किए भी एक जिंदगी जी सकते हैं। अगर उनके पास वो ऑप्शन नहीं है, देन इट इज अ प्रॉब्लम फॉर देम आल्सो एंड फॉर द एनिमल्स आल्सो। हाँ, मतलब मेरा मेरा आर्ग्यूमेंट, मैं अगर मैं अपनी बात करूँ अगेन, तो मैं क्यों इसको इस तबके को एक्सक्लूड कर रहा हूँ, एलिटिज्म की वजह से नहीं है, किसी और वजह से नहीं, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सबसे पहली जो फंडामेंटल चीज़ है हमारे सरकार की या हमारे सिस्टम की, वो हम वी हैव फेल्ड दैट, कि वी हैव फेल्ड टू प्रोवाइड देम सफिशिएंट फूड और हेल्दी फूड रादर, एंड क्लीन वाटर एंड एक्सेस टू लाइक बेसिक एम्यूनिटीज़। ठीक है, तो ये इट्स ऑलवेज अबाउट प्रायोरिटीज़, कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले घर लेना होगा, मैं बाहर नहीं रह सकता। मेरी प्रायोरिटी खाना खाना होगा। मेरी प्रायोरिटी उसके बाद कि मैं कैसे अपनी फैमिली को सेफ रखूं। ये सारी प्रायोरिटीज़ जब मेरी मीट हो जाती हैं, तो फिर मैं बाकी सोचूंगा कि मैं और कैसे अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकता हूँ। क्या मैं हिंसा कम से कम कर सकता हूँ? क्या मैं पेन एंड सफरिंग ऑफ एनिमल्स को कम कर सकता हूँ? क्या मेरी वजह से कोई पेन और सफरिंग हो रही है किसी को? तो उस बारे में हम बात करें चेंजिंग प्रायोरिटीज़ के हिसाब से। अगर मेरा बच्चा भूखा सो रहा है, अगर मैं गरीब हूँ और मेरा बच्चा भूखा सो रहा है, तो आई वुड एक्चुअली केयर फॉर माई सन रादर देन एनीबडी एल्स। तो वो वाली बात वहाँ पर आ गई। हाँ, तो तो इससे मैं इस अग्री चीज़ को करता हूँ मैं बस। हाँ, इससे मैं 100% अग्री करता हूँ, बस प्रायोरिटी में थोड़ा सा स्लिपरी स्लोप हो गया कि हमने चालू किया प्रायोरिटी बेसिक सर्वाइवल से। उससे मैं अग्री करता हूँ, जब तक किसी इंसान का बेसिक सर्वाइवल मीट नहीं होगा, देन दैट हैज टू बी एक्नॉलेज्ड। लेकिन वहां से जब हम घर की बात करते हैं, हम बाकी चीजों की बात करते हैं, हम वेल बीइंग के स्पेस में आने लगते हैं, देन तब तो उसका फिर दैट इज सब्जेक्टिव। किसी का वेल बीइंग हो सकता है कि मैं 5,000 घर में रह रहा हूँ, किसी का वेल बीइंग हो सकता है कि नहीं, मुझे 2 BHK घर खरीदना है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अदरवाइज मोटा मोटी मैं आपके कॉन्सेप्ट से अग्री करता हूँ कि कोई एंड वो तो मैंने कहा ना, वो तो चाहे कोई सर्वाइवल सिचुएशन में क्यों होना, मतलब किसी को होना ही नहीं चाहिए। एंड आपने वो बिल्कुल सही कहा कि हमारी सरकार ने फेल, मतलब गवर्नमेंट्स हैव फेल्ड टू सॉर्ट दिस इशू आउट, एंड वो इंडिया में हुआ है। जितने भी पॉवर्टी स्ट्रिकन कंट्रीज है, वहां पे ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर ही रहा है, एंड ऑफ कोर्स वहां पे इंसान अपना सर्वाइवल ही देखेगा, एंड वो सर्वाइवल सिचुएशन किसी प्रिविलेज इंसान के साथ भी आ सकता है। अभी आप यस मानते हो, रवि मानते हैं कि किसी इंसान को मारना गलत है, आप मानते हो ये बात, लेकिन कोई आपके घर में घुस आए, आपको थ्रेट यस करे, आपके बच्चे को थ्रेट करे, देन यू विल एक्ट इन अ वे जहां पे आप अपने नॉर्मेटिव जो आपका जो भी एथिकल स्टैंडर्ड्स है कि मैं मर्डर नहीं करूंगा किसी और इंसान का, आप उस एथिक्स को उस मोमेंट पे आप क्या कहते हैं, आप उसके अलग से एक्ट करोगे। और इस यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि व्हाट इज मॉरली एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज मॉरली जस्टिफाइबल। तो इस केस में भले ही आपके लिए, आपके केस में इट इज नॉट मॉरली एक्सेप्टेबल कि आपने किसी को मार दिया, बट इट इज जस्टिफाइबल क्योंकि आपने किया सेल्फ डिफेंस में, क्योंकि आप एक सर्वाइवल सिचुएशन में पहुंच गए थे। क्योंकि ऑफ कोर्स, क्योंकि हर कोई जब ट्रायल किया जाता है तो उसमें पूछा जाता है मोटिव क्या है, क्यों मोटिव मारा क्या है? किसी ने किसी को। अगर मोटिव जस्टिफाइड है कि हाँ मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में मारा, तो मुझे सज़ा नहीं मिलेगी।
पर अगर मैंने ज़बरदस्ती में ऐसे ही मज़े के लिए मार दिया तो मुझे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है मोटिव तो, कि मैं किस चीज़ के लिए, मेरा मोटिव क्या है, क्या करने के लिए। अगर मेरा मोटिव इस पॉडकास्ट को करने का ये है कि मैं आपको नीचा दिखाऊं या मैं पैसा कमाऊं, तो वो मोटिव गलत है। या अगर मेरा मोटिव है कि मैं इससे अवेयरनेस फैलाऊं या हम एक कॉमन ग्राउंड पर आएँ, तो वो मोटिव ठीक है। तो मोटिव ऑलवेज मैटर्स हर चीज़ में। तो ऑफ कोर्स। सोक्रेटिक पैराडॉक्स में भी यही कहा जाता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, क्योंकि दुनिया में गलत काम कभी नहीं ख़त्म होंगे, कभी नहीं ख़त्म होंगे, ना आज ना कल ना परसों। पर उस गलत काम के पीछे आपका अगर जस्टिफिकेशन है, अगर आप जस्टिफाई कर सकते हो कि मैंने ये काम इसलिए किया क्योंकि इसने मेरी बच्चे को मारा, तो इसने मेरे बच्चे को मारा तो मैं उसको गोली मारूंगा 100%। आई डोंट केयर अबाउट लॉ एंड ऑर्डर इन दैट केस। तो हाँ वो मोटिव तो ऑफ कोर्स मैटर करता है वहां पर। हाँ, तो तो यस, एग्जैक्टली, तो वो मोटिव मैटर करता है। वो मोटिव क्या है कि अपने आप को सरवाइव कराना। एंड वहां पे इस बात से मैं अग्री करता हूँ कि आज की डेट में दे आर कम्युनिटीज जिनके सर्वाइवल के सिचुएशन के लाले पड़े हुए हैं, विच इज अ फेलियर ऑफ अस एंड ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट। मैं अस बोलता हूँ क्योंकि गवर्नमेंट इज हु वी सिलेक्ट, सो वी आर ऑल्सो, आई यस, कंसिडर कि हम लोग यस। वी रिप्रेजेंट दैट एज वेल। तो ऑफ कोर्स वो बात है, उसको उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है। बस मैं यही कह रहा हूँ कि उनके लिए भी, मतलब मैं बस अपने स्टेटमेंट में थोड़ा सा नुआंस लाके ये बोल रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके लिए एनिमल क्रुएल्टी जस्टिफाइड हो गया, या मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमें उन्हें उन सिचुएशन से बाहर निकालना चाहिए जहां पे उन्हें एनिमल क्रुएल्टी या फिर ह्यूमन क्रुएल्टी पे डिपेंड ना करना पड़े। ऐसे तो बहुत सारे कम्युनिटीज है जो ह्यूमन क्रुएल्टी पे भी डिपेंड करते हैं कि उनके लाइफ की जिंदगी इसीलिए चल रही है ताकि इफ दे पार्टिसिपेट in some form of human cruelty. So as a society, we have to talk about that and address it. बट इससे बेसिक फंडामेंटल ऑफ वीगनिज्म नहीं हिलता है कि जस्ट बिकॉज XYZ पर्सन के पास कंस्ट्रेंट है, इसके लिए हाँ, एनिमल क्रुएल्टी एज अ सिचुएशन जस्टिफाई हो गया। जो लोग बहुत बार ये करते हैं, इसके लिए मैं बार बार इस चीज को अंडरलाइन कर रहा हूँ। नो 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 डाउट अबाउट दैट। और 100% जैसे कोलकाता में जो रिक्शा पुलर्स थे जो मैनुअली रिक्शा पुल किया करते थे, आपने शायद देखा होगा पहले भी, कि दो पहिए वाला रिक्शा होता था, उसको एक लेकर आदमी चलता था और पीछे आदमी बैठता था, और या फिर साइकिल रिक्शा वाला भी है। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली किसी इंसान को यूज़ कर रहे हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कि तू चला और मैं पीछे बैठूंगा। तो वो भी एक तरह से गलत है, वो 100% गलत है कि मैं किसी की को क्योंकि मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मुझे पैसे कम देने हैं, मुझे ऑटो रिक्शा नहीं देना है, तो मैं उस इंसान को यूज़ करूँगा। तो वो वहाँ से वो चीज़ आता है। तो बेसिकली एक्चुअल में मैं इसका हाँ थोड़ा सा प्लीज। एनालॉजी को और एक बेटर एनालॉजी दे रहा हूँ जहाँ पे ह्यूमन क्रुएल्टी के ऊपर, क्योंकि जैसे रिक्शा वाले केस में जो इंसान पीछे बैठा हुआ है एंड वो शायद सर्वाइवल सिचुएशन में नहीं है, वो हो सकता है कि आज यहाँ बस कंफर्ट सिचुएशन में पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, रिक्शा मिल गया तो रिक्शे में जा रहे। मैं इसका एक और एग्जांपल लेता हूँ सर्वाइवल सिचुएशन वाला। मान लीजिए कोई ड्रग कार्टेल है, ठीक है, या फिर इलीगल ऑर्गन हार्वेस्टिंग इंडस्ट्री है। उस या इंडस्ट्री में भी शायद कोई इंसान तो ऐसा होगा जिसके पास खाने के पैसे ही नहीं है, एंड उसको जो जो कार्टेल माफिया है, जो बिग बॉस है, जो भी है, वो लाके बोल रहा है कि तू मेरे लिए काम कर, मैं तेरे को पैसे दूंगा। नाउ दैट पर्सन, उसके पास कुछ नहीं है, वो मतलब मर रहा है, उसकी बेटी मर रही है, उसके फैमिली मेंबर मर रहे हैं, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एंड उसको सिर्फ एक जरिया मिल रहा है कि मैं इलीगल ऑर्गन हार्वेस्टिंग में पार्टिसिपेट करूं तो मैं अपने फैमिली को बचा लूंगा। सो दैट इज अ मोर एप्ट एग्जाम्पल कि ये इंसान जिसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है एंड ही हैज टू पार्टिसिपेट इन दैट। लाइकवाइज अ पर्सन जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है फूड एक्सेसिबिलिटी का, एंड उसको नदी से मछली पकड़ के, जानवर पकड़ के मार के खाना पड़ रहा है, इन दोनों का सिचुएशन में मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों ही सिचुएशन में एज अ समाज में हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमें कोशिश करना चाहिए कि दे शुड बी ब्रॉट आउट ऑफ दिस कंडीशन, कि दोनों के पास लाइफ में अनएथिकल चॉइसेस ही ऑप्शन हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दे शुड हैव द ऑप्शन कि हम हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मोरालिटी एथिक्स को हम लिव अप टू कर सके। अगर कोई ऐसे सिचुएशन में ही फंसा हुआ है, देन दैट सिचुएशन इन इटसेल्फ इज रॉन्ग। हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि ह्यूमन राइट्स, जब इलीगल ऑर्गन हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, कि ह्यूमन राइट्स इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद दैट पर्सन जिसको की मजबूरी है इलीगल ऑर्गन हार्वेस्टिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। हम बोलेंगे ह्यूमन राइट्स या जरूरी है, और वो इंसान को भी हमें वहां से निकालना है, एंड वी हैव टू एंश्योर। सो दैट इज द या पॉइंट व्हिच आई थिंक आई वाज ट्राइंग टू ड्राइव।
या और ह्यूमन ट्रैफिकिंग या प्रोस्टिट्यूशन भी उसी उसी केस में आ गया फिर, जो एग्जैक्टली भी सारी एक तो बेसिकली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि क्या वीगनिज्म प्रैक्टिकल है फॉर कॉमन पर्सन, और यही मेरा सवाल था। बहुत तगड़ा वाला न्यूआंस हो गया, बहुत लंबा चला ये, पर ठीक है, कोई बात नहीं। जो नहीं देख रहे होंगे वो उनको शायद तसल्ली बख्श तरीके से बैठकर इस पॉडकास्ट को देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत ऐसी कोई बात नहीं बोलना चाहूँगा, और ना ही शिवम, कि जो हम गलत तरीके से साउंड करें, क्योंकि ये चीज़ बहुत सेंसिटिव है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो यही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, और नहीं मैं अपना पॉइंट गलत तरीके से पुट फोर्थ करना चाहूँगा, नहीं आप। तो वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ इस प्रश्न में कि क्या वीगनिज़्म एक नॉर्मल इंसान के लिए प्रैक्टिकल है फॉर लाइफ लॉन्ग करने के लिए? क्योंकि हम जानते हैं कि इसका जवाब मुझे पता ही, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को, बट फिर से मैं इसको ज़रूर लाना चाहूँगा यहाँ पर कि हम विटामिन डेफिशिएंसीज की बात करते हैं, हम प्रोटीन डेफिशिएंसीज की बात करते हैं, और ये चीज़ें पॉसिबल हैं वीगन प्रोडक्ट्स या ऑल्टरनेटिव्स के थ्रू, उसमें कोई सबको पता है आजकल। बट क्या सच में ये प्रैक्टिकल है, और आपका क्या टेक है इस पर? तो मेरा टेक तो यही है कि आपने नॉर्मल इंसान बोला, अगेन वो सब्जेक्टिव डेफिनेशन है, बट हाँ मेरे इंसान से अगर मैं अगर एक मिडिल नॉर्मल क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन, पर्सन, मिडिल हाँ। क्लास बहुत आसान, मतलब इन दैट वे आई थिंक वी आर प्रिविलेज टू बी इन इंडिया, कि हम आराम से फुलफिल कर सकते हैं। अभी इसी में अगर जेनेरिक रिमार्क पास, जनरल रिमार्क पास कर सकते हैं कि लोग, कि हमें प्रोटीन नहीं मिल रहा, हमें विटामिन नहीं मिल रहा, तो दैट इज अगेन लेस टू डू विथ प्लांट बेस्ड फूड सोर्सेज, मोर टू डू विथ जो आपने पहले पॉइंट बोला था, विच वॉज वेरी वैलिड, कि लोगों में न्यूट्रिशन को लेके अवेयरनेस लेवल कम है। एंड वो मतलब इंडिया में आपने इतने सारे जो पॉइंट्स बोले, प्रोटीन डेफिशिएंट है, आपने कुछ पॉइंट्स नहीं भी बोले, लेकिन इंडिया डायबिटिक कैपिटल भी आई थिंक बन रहा है, ओबिसिटी में भी आगे बढ़ रहा है, एंड एक साइड में ओबिसिटी में आगे बढ़ रहा है, एक साइड मेल न्यूट्रिशन में आगे बढ़ रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम है। और यस, इसी पॉडकास्ट में थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया कि इंडिया की वीगन पॉपुलेशन कितनी है, लेस देन 0.05%। तो आप देखिए, जो इंसान प्रोटीन डेफिशिएंट है, जो इंसान जितने भी विटामिन डेफिशिएंसी से गुजर रहा है, they're not vegan. It is not a vegan related problem. It is a nutrition related problem. अब ये अगर मैंने एस्टैब्लिश कर लिया, तो अगर मैं आपके क्वेश्चन को और रिफाइन करूं, और फिर क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक डायरेक्शन में ले जाऊं, कि क्या हम अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एक प्लांट बेस्ड डाइट में पूरी कर सकते हैं, तो फॉर दैट द आंसर इज यस। शर्त उसमें यह है कि आपको वेल बैलेंस प्लांट बेस्ड डाइट लेना पड़ेगा, विच मीन्स कि आपको एक बेसिक नॉर्मल अंदाजा होना चाहिए कि न्यूट्रिशन लेते कैसे है। अब इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल, विच इज अगेन अ रिजल्ट ऑफ कंडीशनिंग, में आपको बता देता हूं कि इंडिया में जब दाल खाते हैं, आप कहीं थाली जाके लोगे, गुजराती थाली, पंजाबी थाली जाके लोगे, इतना बड़ा सा एक प्लेट आएगा, और उसमें जो दाल वाला कंपोनेंट होगा इतना सा होगा, और उसमें पूरा पानी भरा होगा, एंड दैट इज barely 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, इफ लाइक उतना भी शायद ना हो, राइट? एंड न्यूट्रिशनल नॉलेज क्या है, कि मैं राइस और दाल और ये सब इस लिहाज से खाऊं कि मेरा मैक्रो न्यूट्रिएंट कंप्लीट हो रहा है, विच इज कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, एंड अपने विटामिन्स को भी मैं ट्रैक करूं, या उसके बारे में एक बेसिक नॉलेज तो ले लूं, और उसके हिसाब से डाइट लूं। तो अब क्वेश्चन को अगर मैं वापस तोड़ूं कि इज इट पॉसिबल टू लीड अ हेल्दी लाइफ ऑन अ प्लांट बेस्ड डाइट, तो उसका जवाब यस है, एंड आई एम सेइंग फॉर द नॉर्मल पर्सन, एंड या सो दैट इज माय ओपिनियन। तो इसमें क्या कहते हैं कि अब अगेन मैं बात ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे लोगों को पता होना चाहिए। अब लोगों को पता नहीं होता है, देन ऐसा जैसे कोई मेरे से इंस्पायर होकर वीगन बनता भी है, तो मैं सबसे पहली चीज ये बोलता हूँ कि भाई आप वीगन तो बन गए हो, ये गलती मत करना कि अपने प्लेट से एनिमल प्रोडक्ट्स एलिमिनेट कर दिए, लेकिन उनको एडिक्वेटली दूसरे न्यूट्रिशन सोर्सेज से रिप्लेस नहीं किया है। एंड आज की डेट में वाइल न्यूट्रिशनल नॉलेज इज अ प्रॉब्लम, बट एट द सेम टाइम एक्सेसिबिलिटी ऑफ नॉलेज इज नॉट दैट टफ। तो वो एक चीज है कि लोगों को माइंडफुली करना चाहिए, दैट इज ट्रू। आप वीगन हो, जैसे कि हमने कहा कि ये प्रॉब्लम तो वीगन की है ही नहीं, अगर वीगन की प्रॉब्लम होती तो वीगन का पॉपुलेशन ज्यादा होता तो हम कुछ बात करते। ज्यादातर लोग जो अनहेल्दी है, जो क्रॉनिक डिजीजेस से गुजर रहे हैं इंडिया में, प्रोटीन डेफिशिएंसी एंड विटामिन डेफिशिएंसी से, दे आर नॉट वीगन। तो मतलब कि वो ऑलरेडी एनिमल क्रुएल्टी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फिर भी डेफिशिएंट है। या
भारत में अगेन डेटा की अवेलेबिलिटी नहीं है, बट जो भी सर्वेज हुए हैं उस हिसाब से जनरली लैक्टो वेजिटेरियंस जो दूध पीते हैं, और बाकी मतलब उनकी डाइट में डाइट की बात करें तो जो प्लांट एनिमल पार्ट है वो सिर्फ दूध है, या फिर लैक्टो ओवो वेजिटेरियन जो कि अंडा खाता है, दूध पीता है, और बाकी सब सेम है, वीगन जैसा ही है। तो बेसिकली वही दो कंपोनेंट आते हैं। बाकी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में एक बार चिकन खा लिया, कभी बाहर गए कुछ खा लिया, तो दैट्स हाउ पीपल एक्चुअली ईट। दे हैव ज़ीरो नॉलेज, ऑफ कोर्स दे हैव ज़ीरो नॉलेज। और जैसे आपने बोला कि न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन रेडिली एक्सेसिबल है, बट मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा एक्सेसिबल है, जो कि हम अपने वीडियोस में बात करते हैं। लोग बोलते हैं कि ये मत खाओ वो मत खाओ, जो वो बकवास ज़्यादा है इंटरनेट पर फैली हुई। ऑफ कोर्स तो अगर बहुत हम ज्यादा छोटे है। छोटे पॉइंटर्स के बारे में बात कर सकें कि कैसे लोग हेल्दी चॉइसेस ले सकें, अ, भले ही वो वीगन ना बने, वेजिटेरियन अगर है कोई इंसान और उसको स्विच करना है आपके लिए वीगनिज्म पर, तो वो कैसे वो हेल्दी चॉइसेस ले सकता है? उसके लिए तो बहुत आसान हो गया, दूध ही छोड़ना हाँ है उसको। मतलब दूध छोड़ना, दूध से आता ही क्या है? दूध दूध तो एक मतलब जैसे आपने बोला ना मिस इन्फॉर्मेशन है, दूध को लेकर तो सबसे ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है कि उसको मार्केटिंग के थ्रू लोगों की गलीबिलिटी पे प्ले करके दूध को सुपर फूड जैसा बेचा जा रहा है। दूध में सच मतलब इल इफेक्ट्स दूध के ज्यादा है, लेकिन मैं उस पर आई डोंट थिंक आई एम द क्वालिफाइड पर्सन टू टॉक अबाउट इट। लेकिन हाँ, बहुत लोग अब डॉक्टर्स वगैरह इसके ऊपर बात करना अब से चालू कर दिया लोगों ने कि दूध इज नॉट अ हेल्दी प्रोडक्ट टू बिगिन विथ। बट ठीक है, मैं उस पर बात भी नहीं कर रहा हूँ। वो मतलब अगेन वो मेरा फॉर्टे नहीं है। आप जाके किसी जिसको भी जानना है किसी मेडिकल एक्सपर्ट से मिले। हम मान हम लेते हैं ये कि कह दूध सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि दूध इज अ हैबिट, ये हम बोल दूध इज अ सकते हैं हैबिट 100%। या दूध इज अ हैबिट नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मिसकंसेप्शन क्या है कि दूध नहीं पियोगे तो कमजोर हो जाओगे, ये सब है ना, ये सब मार्केटिंग गिमिक है। एंड मैं कह रहा हूँ हाँ, कि आज की डेट में इट इज बीइंग डिबंक्ड। बस मैं डिबंक इस पॉडकास्ट में नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक दे आर मोर केपेबल पीपल हु आर डूइंग इट, जो जो इस स्पेस में है। वो तो मैं तो मैं तो ये मैं कर देता हूँ कि हाँ दूध ज़रूरी नहीं है आपके लिए, और बिना दूध के भी आप रह सकते हैं। 100% आई एग्री एंड आई एडवोकेट दिस पॉइंट। हाँ पर दूध पीते हैं तो ठीक है, नहीं पीते हैं तो भी आप उसके बिना भी रह सकते हैं। तो ये मैं बोल देता हूँ अभी यहाँ पर, हाँ। नहीं, बेस्ड ऑन माई नॉलेज। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि दे आर डॉक्टर्स कमिंग अप जो एक्टिवली ये बोल रहे हैं कि दूध पीते हो तो आप अपने हेल्थ को डिटोरिएट करते हो। वो लोग डेटा पॉइंट्स के हाँ। साथ ये डिस्कशंस भी अब आने चालू हो गए, पेपर्स इस पे पब्लिश होने चालू हो गए। सो सो आई एम सेइंग कि वो पार्ट अलग है। अब मान लेते हैं दूध पीने की आपकी हैबिट है, तो आप कितना दूध पी रहे हो यार दिन भर में? कितना 200 ml 300 ml पी रहे होगे आप? जाके क्रोनोमीटर या गूगल पे या फिर हेल्दीफाई मी या माई फिटनेस पैल कहीं पे भी जाके देख लो दूध से मिल क्या रहा है आपको। मुश्किल से 4 या 5 ग्राम प्रोटीन मिल रहा होगा, 200 ml की बात कर रहा हूँ मैं, और लमसम 150 मेग कैल्शियम मिल रहा होगा। तो 4-5 प्रोटीन तो मतलब कहीं से भी आप ले सकते हो आप। मतलब उसमें क्या ही बात करूँ, 4-5 प्रोटीन तो 4-5 ग्राम प्रोटीन आप इट्स नॉट अ थिंग टू बी वरीड अबाउट। बस ये कि 4-5 ग्राम प्रोटीन कहीं से ले लो, दाल थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, या फिर अपना स्प्राउट्स ले रहे हो, या फिर आप अपने मल्टीग्रेन ब्रेड भी आज की डेट में जो आते हैं, ब्रेड वगैरह आते हैं, उसमें भी 3-4 ग्राम प्रोटीन होता है, और पीनट बटर लगा के खा गए। बाकी आपने अगर अपना मैक्रो संभाल लिया कि फैट वैट वगैरह है तो ठीक है। तो वो बेसिक है। प्रोटीन रिक्वायरमेंट है भी कितनी? प्रोटीन डेफिशिएंसी की एक बात हम करते हैं ना, एक तो ये बात बहुत जरूरी है, आई एम श्योर कि इसको आप अप्रिशिएट करोगे जिस टाइप का कंटेंट मैंने आपका देखा है। प्रोटीन को लेके कॉन्शियस कौन लोग हैं इंडिया में? जो लोग जिम जाते हैं, थोड़ा फिटनेस सैवी लोग हैं, है ना? या और प्रोटीन डेफिशिएंट कौन लोग हैं? प्रोटीन डेफिशिएंट की परिभाषा क्या? आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 30-25 ग्राम पर डे के नीचे जो आता है वो प्रोटीन डेफिशिएंट होता है, जहां तक है। मतलब किसी और को पता है तो कमेंट करके बता देना डेफिशिएंसी कितने ग्राम के नीचे होता है। मैं बताता हूँ आपको, जो डब्ल्यू एच ओ का डेफिनेशन भी अब थोड़ा ऑब्सोलीट हो गया है, बट डब्ल्यू एच ओ के डेफिनेशन को पकड़ लेते हैं। मैंने बहुत न्यूट्रिशन की पढ़ाई करी है अपने टाइम पर। तो बेसिकली डब्ल्यू एच ओ के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट जनरली रिगार्डेड एज, जो अगर आप मान लीजिए 70 ग्राम के व्यक्ति हैं तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन की मिनिमम रिक्वायरमेंट है अपनी बॉडी को चलाने के लिए। उससे ज़्यादा आप खाते हैं, और अगर एक्टिविटी जितनी बढ़ती जाती है आपकी डेली एक्टिविटी, यानी कि रिगरस एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो आपका जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो 1 ग्राम या 2 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट हो जाता है एज इट गोज़ अप। यानी कि अगर आप अगेन 70 किलो के इंसान हैं तो वो हो गया तकरीबन
इट कैन गो अप टू 200 to 250 ग्राम ऑफ प्रोटीन एज वेल। तो ये रेंज पकड़ते हैं अपन 70 से 250 ग्राम 70 किलो के आदमी के लिए। हम्म तो ये स्टैंडर्ड नॉर्म है। ये हाँ, तो ये तो इन जनरल मेरे को भी इन जो आपके जिम ब्रोज में ये चलता है, तो ये तो नॉर्मल है। लेकिन जहां तक मेरा नॉलेज है, अगेन इसको हम डबल चेक कर लेंगे। डेफिशिएंसी की परिभाषा और है, दूसरी है थोड़ी। डेफिशिएंसी मतलब आपके बॉडी में कुछ सर्टेन लेवल के नीचे ब्रेक कर गया। जो आपने बोला कि एक सिडेंट्री लाइफस्टाइल में पर 1 ग्राम पर केजी जो आपने बोला, दैट इज ऑप्टिमल रिक्वायरमेंट। ऑप्टिमल के जस्ट नीचे आके आप डेफिशिएंट नहीं होते हो, डेफिशिएंसी काफी नीचे होती है। तो वो वाला जो चीज है उस पर मैं डबल चेक कर लूंगा और शायद हम पिन कमेंट में डाल देंगे। तो पर अगर आप ये 70 से नीचे लेते रहेंगे महीनों से महीनों या सालों तक, तो आप 100% डेफिशिएंस होंगे। क्योंकि रोज का आप डेफिशिएंसी कितना हो गया, अगर मान लीजिए रोज 50 ग्राम प्रोटीन में ले रहा हूँ, तो 20 ग्राम का रोज डेफिशिएंसी मेरा हो गया। एक महीने में वो डेफिशिएंसी कितना हो गया, एक साल में वो कितना हो गया। तो 70 ग्राम से नीचे आते ही अगर मैं उसको दिनों दिन कर रहा हूँ सेम चीज को, तो वो डेफिशिएंसी 100% है। ये तो अपने आप में हाँ नहीं, ये आप बता रहे हो, ये मतलब मैं उस बात से अग्री कर रहा हूँ कि जो ऑप्टिमल से नीचे आ रहे हो, लेकिन स्टिल जहां तक है मेरा मतलब आई विल डबल चेक ऑन दैट कि डेफिशिएंसी की परिभाषा क्या है, क्योंकि उसका मतलब साइंटिफिक एक डेफिनेशन है। बट अदरवाइज आई टेक योर पॉइंट लार्जली कि हाँ, ठीक है। 1 ग्राम पर केजी पे, या कुछ डॉक्टर्स 0.8 ग्राम भी बोलते हैं, कुछ 1 ग्राम भी बोलते हैं, कुछ उससे ज्यादा भी बोलते हैं सिडेंट्री लाइफस्टाइल के लिए। क्योंकि सिडेंट्री लाइफस्टाइल की परिभाषा भी बहुत ज्यादा चेंज हो गई ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। लोग 10-10 12-12 घंटे सिस्टम में बैठने लगे, तो आपका मेटाबॉलिज्म भी उसमें फैक्टर प्ले करता है। बट ठीक है, फॉर द सेक ऑफ दिस डिस्कशन लेट्स से कि एक एवरेज इंडियन लड़के के लिए दैट वुड बी अराउंड 65 to 70 ग्राम होगा, और एक एवरेज लड़की के लिए शायद 50 ग्राम होगा। तो ये बेसिक हो गया प्रोटीन का। ये इतना लेना प्लांट बेस्ड में इट्स नॉट इवन अ मतलब दिक्कत की बात ही नहीं है। तो मैं I take on a daily basis 125 ग्राम, जिसमें से 25 ग्राम या 20 ग्राम मेरा कन्वीनियंस है बिकॉज ऑफ माई लाइफ स्टाइल विच आई टेक वाया सप्लीमेंट, और वो मेरा कंसिस्टेंट है। मैं पहले भी वे प्रोटीन लेता था, तो 100 ग्राम तक तो मैं इन जनरल नेचुरल से जाता हूँ। एंड आई नो पीपल जो 130 ग्राम तक भी नेचुरल प्रोटीन से जाते हैं। तो वो भी अगेन दीज आर पीपल जो वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं और चीजें मतलब स्ट्रेंथ नेचुरल से हमारा क्या मतलब है, सबसे पहले ये समझ जाए, क्योंकि कोई गलत ना समझ ले। हाँ सॉरी, नेचुरल से मतलब कि जनरल फूड हो गया, जो मतलब मैं जब बोल रहा हूँ नेचुरल फूड इनटेक, मैं सप्लीमेंट नो सप्लीमेंट, हाँ दैट इज व्हाट आई मीन। या तो 70 ग्राम प्रोटीन तो मतलब मैं मेरे सामने ही अभी होगा मेरा, एक सेकंड बता रहा हूँ मैं क्या लेता हूँ। हाँ, दाल चावल, राजमा चावल, छोला चावल से। हाँ बताइए, ये आराम से दाल। हाँ, तो मेरा क्या कहते हैं, अगेन मैं अपने जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, फॉर द व्यूअर्स प्लीज नो कि आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू कंट्रोल माई ओवरऑल कैलोरी, बिकॉज मैं अपने वर्कआउट गोल्स के हिसाब से ले रहा हूँ। तो आप इससे रिलैक्स वे में भी इसको कंप्लीट कर सकते हो। मेरा सिंपल सा है कि मैं टोफू लेता हूँ, 30 ग्राम प्रोटीन मेरा उससे आता है। मैं अराउंड 200 ग्राम टोफू डेली खाता हूँ। मिक्स दाल हो गया, जो अगेन 100 ग्राम में अनकुक की बात कर रहा हूँ। एंड दिस इज अगेन अ चेंज ऑफ हैबिट। जब पहले मैं दाल लिया करता था, तो जैसे जनरली दाल मिलती है पानी वाला दाल, लेकिन जब मैं वीगन बना मुझे समझ में आया कि दाल से प्रोटीन तभी मिल सकता है जब आप उसको इतने क्वांटिटी में खाओगे। तो फिर आई टेक 100 ग्राम अनकुक्ड, और उसको फिर काफी गाढ़ी दाल बना के आई टेक दैट। उससे मेरा अराउंड 20 ग्राम आता है। पीनट बटर 2 टेबल स्पून विथ मल्टीग्रेन ब्रेड, सिर्फ इतने से मेरा 78 ग्राम प्रोटीन। एंड कैलोरी काउंट है 1050। तो मैं कैलोरी काउंट जरूरी है बताना कि मैं अपने आई एम ट्राइंग टू बी मोर लीन इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन कंजम्पशन। तो 1050 में अगर किसी के पास लेट्स से 1800 कैलोरी का एक्सपेंस हो और 70 ग्राम प्रोटीन करना हो, तो उसके लिए और इजी हो जाएगा, बस यू जस्ट नीड टू बी माइंडफुल। एंड मेरा उसके बियॉन्ड में, मैं चाहे रोटी मतलब बाकी जो चीजें खा रहा हूँ, रोटी, स्प्राउट, सीड्स, नट्स एक्सेट्रा, ये सब हो गया। इन सब से कुछ कुछ आता है अराउंड 20-25 ग्राम, और बाकी मतलब 100-105 ऐसे हो गया। एंड जो बाकी मेरा 20-25 ग्राम है वो मैं सप्लीमेंट से लेता हूँ। वंस अगेन इसको मतलब लोग मिसकोट करते हैं या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेते हैं। मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, दिस इज माई लाइफ विच इज इन सिंक कंसिस्टेंट विथ माई प्री वीगन डेज एज वेल। मैं तब भी प्रोटीन सप्लीमेंट लेता था। टोफू की जगह में मैं एनिमल फ्लैश खाया करता था, और मेरा मतलब उस हिसाब से मैंने उसको बैलेंस आउट कर लिया। तो ये है। तो 70 ग्राम डिस्क्रिप्शन इज एडवाइज्ड। अपने हिसाब से अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट सेट कीजिए।
आप अगर मतलब जो भी जिस भी एक्टिविटी लेवल के हिसाब से कर रहे हैं उस हिसाब से आपको अपनी मैक्रोस की और बाकी चीज़ों की रिक्वायरमेंट सेट करनी होगी। पर यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो बेयर मिनिमम की बात कर रहे हैं, जस्ट टू बी क्लियर। अगर जो लोग देख रहे हैं तो आपको 200 ग्राम प्रोटीन खाने की दिन में ज़रूरत नहीं है 100%। नहीं, अगर आप की स्ट्रेनस एक्टिविटी नहीं है, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है कोई भी। या बहुत बहुत मुश्किल है सर। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस जल्दी से शेयर कर देता हूँ। जब मैं प्री वीगन डेज में अराउंड 2016-17 के पास में आई ट्राइड हिटिंग 200 ग्राम्स एंड मेरी बॉडी से मेरे से झेला नहीं जा रहा था। और मैं लीन प्रोटीन मतलब अब मैं वैसे शब्द ही नहीं यूज करता, बट आई यूज टू कंज्यूम बॉइल्ड एनिमल फ्लैश और ये सब, ताकि अपने ओवरऑल मैक्रो न्यूट्रिएंट कम रखूं। 200 ग्राम टच करता था, जिसमें अराउंड 40 ग्राम वे प्रोटीन से आता था। तो दैट वाज नॉट, मतलब मेरे लिए सूटेबल नहीं था वो। और मेरे दिमाग में ऐसा है कि नेचुरल का जो शब्द है, जो एनहांस्ड बॉडी बिल्डर्स नहीं है, जो स्टेरॉइड्स वगैरह नहीं लेते, उनके लिए करना थोड़ा मुश्किल काम है 200 ग्राम के ऊपर जाना। बट या यू कैन डू इट, बट लाइक रवि राइटली सेड कि वो आपकी बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो गई। हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे बेयर मिनिमम, और ये देखने की कोशिश कर रहे कि क्या हम एथिक्स और वीगनिज्म को फॉलो करते हुए प्रैक्टिकली अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं। तो उसका जवाब हाँ है कि हाँ, 70 ग्राम प्रोटीन तक ले सकते हो। वाइटामिन्स का भी वही, और दूध की बात कर रहे थे हम, तो उसमें दूध में दूसरा एक चीज आता है कैल्शियम। 130 मैग्स ऑफ कैल्शियम होता है उसमें, 150 मैक्स आप पकड़ लो डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ दूध। अगेन 200 ml ऑफ दूध की बात कर रहा हूँ मैं। उतना कैल्शियम यार, अगेन इंडियन स्पाइसेस में ही आप थोड़ा जीरा बढ़ा लो, सौंफ खा लो, जो अच्छी चीजें हमारे सालों से चली आ रही है, या कर लोगे आपको आराम से हो जाएगा। और अगेन नॉट टू बी टेकन लिटरली, बट अगर आप को सप्लीमेंट लेने हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। आप कैल्शियम मैग्नीशियम जो होता है वो सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसमें। क्यों जो कि इट्स गुड टू टेक, क्योंकि कैल्शियम ऐसी चीज़ है जो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है डिपेंड करता है हमारी बॉडी में, हर किसी पर अलग अलग होता है। तो दैट एक्चुअली बेहतर होगा। अगेन मैं बहुत डिस्क्रिशन के साथ बात करता हूँ कि ये मैं करता हूँ, तो आप अगर करेंगे तो थोड़ा सोच समझ कर पढ़कर कीजिए कि सप्लीमेंट लेने से सप्लीमेंट्स आर जनरली रिगार्डेड एज सेफ फॉर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एट लीस्ट। एंड तो B12 ये बारी ऑल्सो, बात। क्योंकि यस, बी वीगनिज्म ट्वेल्व की बात हो रही है तो B12 एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट बन के यस यस आता है कि B12 नहीं मिल रहा 100%। तो डाइट ही अननेचुरल हो गया भाई। तो आज के जमाने में नेचुरल डाइट क्या है पता नहीं। आप सुबह उठ के सब मतलब प्रोसेस फूड खा रहे हो, नथिंग इज नेचुरल। B12 सप्लीमेंट ले लो, सस्ता आता है। लाइक रवि सेड, सेम इज ट्रू फॉर B12 ऑल्सो, कि ज्यादा लोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बस एक बार टेस्ट करा लो ताकि क्लियर हो जाएगा कितना B12 का लेवल है। वंस अगेन, B12 को लोग बोलते हैं वीगन की प्रॉब्लम है, लेकिन B12 अगेन नेशन वाइड पैंडेमिक है। वेजिटेरियन की भी प्रॉब्लम है। नॉन वेजिटेरियन की भी प्रॉब्लम है इंडिया में। इंडिया में या नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि आपकी परिभाषा के हिसाब से नॉन वेजिटेरियन कितने लोग डेली नॉनवेज खा रहे हैं, पहला सवाल तो ये है। और दूसरा, बहुत सबसे कम। ज्यादा नॉनवेज कौन सा नॉनवेज खाते हैं हम सबसे ज्यादा इंडिया में? चिकन। हेंस खाया जाता है। हेंस में चिकन मतलब, खाते हैं। हाँ, चिकन चिकन खाते हैं, तो उसमें कितना ही B12 है। आप मतलब हम्म। रोज का 1-1 किलो शायद खाओगे। मेरे पास नंबर होगा, एक सेकेंड। 0.3 माइक्रोग्राम, हम माइक्रोग्राम होता है ना इसका यूनिट, हाँ। 0.3 यस। माइक्रोग्राम इन 100 ग्राम्स ऑफ चिकन। और 5 mcg तक आपको लगभग जाना है, 3 से 5 mcg जो या रिक्वायर्ड डोजेज होता है एडल्ट के लिए। तो आप कितना मतलब 1 किलो चिकन रोज खाओगे क्या? B12 इज अ प्रॉब्लम। आप नॉन वेजिटेरियन हो, मैं नहीं कह रहा हूँ ये कि आप क्या कहते हैं कि आप B12 डेफिशिएंट हो, लेकिन मेरा ये मानना है, भले ही डेटा हो चाहे ना हो, लेकिन जो 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 बिजनेसेस होते हैं ना, वो लोग अपना सर्वे ठीक ठाक कर लेते हैं ताकि वो सही प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा ले। और इसका एग्जांपल मैं या दूंगा, आप जिस सिटी में हो इंडिया में, आसपास जो डायग्नोस्टिक सेंटर होगा चले जाना वहां पे कल, और वहां जाके पता करोगे उनका B12 D3 पैकेजेस में बिकता है। क्यों बिकता है? क्योंकि ये फास्ट सेलिंग सर्विसेज है। तो इन्होंने इसका जो प्रोसेस है उसको पूरा स्ट्रीमलाइन किया कि दिन में जाके ब्लड दे के आए, 1 दिन के अंदर में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, बिकॉज दे आर स्ट्रीमलाइन, क्योंकि उतना डिमांड है इंडिया में। इट इज अ पैंडेमिक। एक और इंटरेस्टिंग ये बात तो बता देता हूँ। या एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बता देता हूँ, शायद आपको पता ना हो, आपके व्यूअर्स को पता ना हो, लेकिन ये जान के भी हैरानी होगा कि B12 का मार्केट फॉर एनिमल हस्बेंड्री भी काफी बड़ा मार्केट है। मतलब कि चिकन्स और ये जो एनिमल्स है, इन लोग को भी B12 सप्लीमेंट दिया जाता है।
और अमेजोन इंडिया में सर्च करोगे आपको 2-3 ब्रांड, जबकि अमेजोन में ये सब चीजें बिकती नहीं है ज्यादा, लेकिन वहां भी आपको मिल जाएगा, और स्पेशलाइज स्टोर में जाओगे तो आपको मिलेगा। तो इन एनिमल्स को भी B12 सप्लीमेंट दिया जाता है, क्योंकि उनको भी तो भाई, एनिमल्स कोई नेचुरल है क्या? एक हैन जो सबसे ज्यादा चिकन खाता है, इंसान ये नहीं समझता है कि चिकन का जो एडल्ट वेट है वो 2 साल की एज, 1.5-2 साल की एज में पहुंचता है, और जो चिकन हम खाते हैं दे रीच देयर एडल्ट वेट जस्ट एट अ टेंडर एज ऑफ 6 वीक्स। तो उसको एक बहुत ही पर्टिकुलर डाइट में रखा जाता है, तो दुनिया भर की बिल्कुल। डेफिशिएंसी होती है उनको, उनका इम्यून हम्म। सिस्टम इसके लिए वीक होता है। तो डोंट बी अंडर द मिसकंसेप्शन कि B12 के चक्कर में वीगन नहीं बन रहे हो, टेक B12। नहीं, मैं यहाँ पर दो बातें ज़रूर बोलूँगा कि जो जैसे भी जस्टिफाई करे, नॉर्मली जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो उसको टेस्ट के लिए खा रहे हैं, वो उसको प्रोटीन के लिए जस्टिफाई करें, उसके लिए जस्टिफाई करें, किसी और चीज़ के लिए जस्टिफाई करें, वो उसको खा रहे हैं टेस्ट के लिए कि मुझे टेस्ट अच्छा लगता है, और ये उनका जस्टिफिकेशन होता है। और दूसरी बात, तो विटामिन डेफिशिएंसी की बात अगर यहाँ पर कर रहे हैं तो टेस्ट कराना यूज़लेस है। मैं आपको बता रहा हूँ अगेन, अगर आप कराते हैं बहुत अच्छी बात है, बट अधिकतर लोगों को विटामिन डेफिशिएंसी 100% होगी। अगर आप घर का जो जिस प्रकार से हम खाना खाते हैं भारत में, विटामिन डेफिशिएंसी 100% होगी, प्रोटीन डेफिशिएंसी 100% होगी। मतलब 100% यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, अगर जो भी जिस प्रकार का अनहेल्दी खाना आप खा रहे हैं, तो देर इज़ अ वेरी गुड चांस, 100% का मतलब यहाँ पर वो है, देर इज़ अ वेरी गुड चांस कि आप डेफिशिएंट होंगे कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट के रिस्पेक्ट में। जो सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट की, वो होती है प्रोटीन की, क्योंकि कार्ब्स हम भर भर के खाते हैं हमारे खाने में, फैट्स हम भर भर के खाते हैं खाने में, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी। और माइक्रो न्यूट्रिएंट के केस में विटामिन डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी, जिंक डेफिशिएंसी होगी क्योंकि हम नहीं खाते इस तरह का खाना। हमें सेलिनियम डेफिशिएंसी होगी क्योंकि हम इस तरह का खाना नहीं खाते, हमारे प्लांट जो हम रॉ वेजीज नहीं खाते। तो इस तरह के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो हमें लगता है ना कई बार हम लेथार्जिक फील कर रहे हैं, हम थकान हो रही है, तो इसका कारण मोर और लेस इस विटामिन डेफिशिएंसी या माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। तो ये मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर कि सप्लीमेंट लेने में कोई बुराई नहीं है उस केसेस में, भले ही आप वेजिटेरियन हो, वीगन हो, नॉन वेज हो, सप्लीमेंट ले सकते हैं आप, अगर आप हेल्दी इंसान हैं तो। तो यहाँ पर मैं कंप्लीटली क्लियर अग्री, कर दूं इस चीज़। कंप्लीटली अग्री। मतलब एसेंशियली अगर मैं रवि भाई ने जो बोला उनकी बातों को मैं थोड़ा सा और स्पिरिचुअल या फिलोसॉफिकल टर्न दे दूं, तो ऑपरेट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ नॉलेज, कि सप्लीमेंट लेने में ऐसा कोई ब्लैंकेट रूल नहीं बना लेना है कि जो नेचुरल है वही अच्छा है। ऑपरेट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ नॉलेज। बॉडी एक मशीन की तरह है, कुछ चीजें हमें डालनी है या बॉडी में फॉर द ऑप्टिमल फंक्शन, और उसके लिए आपको सप्लीमेंट लेना है तो बिल्कुल लीजिए, दवाई लेना है दवाई लीजिए। बस यही है कि या मेरा बस ये पॉइंट है कि जानवर को मत मारिए, क्योंकि प्लांट बेस से भी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ये चलिए, ये हमने बात करी। अब हम आते हैं थोड़े और आर्ग्यूमेंट्स की तरफ, और ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे आपका, पर 2-3 चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। जो आजकल एंटी नेटलिज्म की बात चल रही है कि बच्चे मत पैदा करो, इस दुनिया में बच्चों को मत लाओ, कि दुनिया बहुत क्रूर है, और सबसे ज़्यादा हम हार्म कर रहे हैं इस दुनिया को, वो ह्यूमंस कर रहे हैं, तो सबसे बेहतर है कि हम बच्चे ही ना पैदा करें। तो उस बारे में आपका क्या विचार है? तो मैं एज ऑफ टुडे, आज के सिचुएशन को देखते हुए, मैं चाइल्ड फ्री होना जरूर सपोर्ट करता हूँ। 2 अच्छा। रीजंस है। वन इज कि पॉपुलेशन जो हम जिस स्तर पे है, रिसोर्सेज से ज्यादा हम पॉपुलेशन पे, दैट इज वन थिंग। बट मेजर रीजन मेरा ये है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अनफॉर्चुनेट है, जिनके नसीब में पेरेंट्स का सुख नहीं है। यस। तो आप उनको अडॉप्ट करें और अपने पेरेंटल इंस्टिंक्ट्स को फुलफिल करिए, और एक बच्चे की लाइफ हो जाएगी अच्छी। तो वो एक चीज होगी। और थर्ड थिंग जो बहुत ही ज्यादा अंडर अंडर एस्टिमेटेड पॉइंट है, इनफैक्ट नेग्लेक्टेड पॉइंट है, वो ये है कि लोग, मतलब मेरे हिसाब से जेनेटिक टेस्टिंग के भी कुछ मार्कर्स होने चाहिए कि if there is some deficiency or some disease and which has a high chance of being transferred to your offspring, तो उस केस में आप रिफ्रेन करिए फ्रॉम हैविंग योर ओन बच्चा। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट है। बट दिस इज ऑन चाइल्ड फ्री। एंटीनेटलिज्म के ऊपर मैं पर्सनली उस आइडियोलॉजी से सब्सक्राइब नहीं करता हूँ।
इवन दो आज की डेट में एक एंटीनेटलिस्ट जो चाहता है मैं चाहता हूँ सेम है। मैं अभी चाहता हूँ कि बच्चे लोग ना करें, अडॉप्ट करें, एंड दैट इज द थिंग। बट मैं उनके इवेंचुअलिटी से कन्विंस नहीं हूँ कि इवेंचुअलिटी मतलब किसी भी एथिक्स का इवेंचुअलिटी में देखता हूँ कि इवेंचुअलिटी ऑफ एंटीनेटलिज्म क्या है कि ह्यूमंस वाइप आउट हो जाए। हम्म, एंड अगर ह्यूमंस वाइप आउट हो जाते हैं तो मेरे पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि नेट सफरिंग कम हो जाएगा। ह्यूमंस की सफरिंग हम्म, कम हो जाएगी ये मान सकता हूं मैं, लेकिन नेट सफरिंग, ह्यूमंस चला गया, सिविलाइजेशन चला गया, तो मैं नहीं पता कि कौन सा रुख लेगा ये पृथ्वी, एंड किस टाइप की सफरिंग आएंगी नहीं आएंगी उसका मुझे नॉलेज नहीं है। तो इसके लिए आई डोंट एडवोकेट फॉर दैट। एंड क्या पता बाद में ह्यूमन फिर से आ जाए, नेक्स्ट नेक्स्ट जो टाइप ऑफ ह्यूमन जो आते हैं आफ्टर द करेंट होमोसेपियंस जो क्या कहते हैं वाइप आउट हो जाते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा युवाल नोआ हरारी जिनकी किताब आपने पीछे रखी है उन्होंने भी थोड़ा सा बात किया हुआ है इसके ऊपर कि मान या लीजिए कि वाइप आउट हो जाते, हाउ डू वी नो फॉर श्योर कि एवोल्यूशनरी जो एक्शंस है उससे एक नया टाइप का ह्यूमन आ जाएगा हु इज इक्वली स्मार्ट बट या लेस कंपैशनेट देन वी आर। तो या सफरिंग शायद और बढ़ जाए। तो इसके लिए उसका मैंने एविडेंस नहीं देखा है। बट यहाँ पे मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि एंटीनेटलिज्म के ऊपर मैंने ये मैं बोल रहा हूँ एज ऑफ माई लिमिटेड नॉलेज, इसके ऊपर मुझे और पढ़ने की जरूरत है बिकॉज आई नो कि इस पे भी काफी लिटरेचर लिखा गया है, तो वो मुझे पढ़ने की जरूरत है इस टाइम पे। तो वो पढ़ूंगा तो मेरे शायद आर्ग्यूमेंट्स और स्ट्रांग होंगे। लेकिन मैंने एक दो बार ऐसे ही मजे मजे में डिबेट किया था तो वहां पे मुझे ये एविडेंस या कंक्लूजन मिला नहीं था कि मैं एंटीनेटलिज्म की वाइपिंग आउट ऑफ ह्यूमंस की अगर बात करूँ तो उसको अग्री करता हूँ। क्या आपके ये क्या व्यूज है? एक्सट्रीम बिल्कुल मैं तो एंटी नेटलिज्म को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं सपोर्ट करता हूँ ज़रूर 100% आई होल हार्टेडली अग्री विथ यू ऑन अडॉप्शन कि हम्म, अगर गिवन अ चांस मुझे दिया गया होता ये मतलब मेरे पास इतना दिमाग होता आज से 10-15 साल पहले तो मैं ज़रूर करना चाहता और या फ्यूचर में भी 100% देर इज़ नो डिनाइंग कि हो सकता है मैं ज़रूर करूँ कि क्योंकि उससे उससे दो काम होंगे, इससे आपका भी भला होगा और एक बच्चे की तो सर ज़िंदगी सुधर जाएगी। तो वो 100% आई होल हार्टेडली अग्री विथ यू। बट मैं इस बारे में अगेन आई वुड रिजर्व माई थॉट्स कि नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक बच्चा पॉपुलेशन कंट्रोल बच्चे नहीं करने से करना इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। वो ऑलरेडी हम रेस हार चुके हैं वहाँ पर कि हम सही समय पर हमने अपना पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया। जैसे चाइना ने फोर्सफुली किया, वन चाइल्ड पॉलिसी लाया और जो भी नहीं था उसको उन्होंने फोर्सफुल वन चाइल्ड पॉलिसी लाए। अब हमें ये काम करना चाहिए था आज से 30 साल 40 साल पहले जब हमारे को ज़रूरत थी। और अब आगे आने वाले समय में ऐसा ज़रूर होने वाला है। अगर आप पॉपुलेशन डेमोग्राफिक स्टडीज़ को पढ़ते हैं तो एक ऐसा समय हमारे भारत में आएगा जब हमारे यहाँ पर बूढ़े लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी पूरी दुनिया में। अभी हमारे यहाँ पर यंग लोगों की संख्या यंग सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन। है। अब बूढ़े लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होगी और पॉपुलेशन हम्म, सडन डिक्लाइन होगा। तो हम्म, पॉपुलेशन डिक्लाइन तो खैर अपने आप हो ही जाता है, टाइम टू टाइम पॉपुलेशन चेक भी अपने आप हो जाता है, कभी कुछ नेचर वे में या आर्टिफिशियल वे में। तो पॉपुलेशन डिक्लाइन का ये तरीका नहीं है। और अगर कोई इंसान बच्चा पैदा करना चाहता है उसे पूरा हक है बच्चा पैदा करने का। पर ये मैं ज़रूर चाहूँगा कि अगर किसी को करना है तो एक से ज़्यादा ना करें, या दो मैक्सिमम। और ऐसा ना करें कि आप फौज खड़ी कर रहे हैं कि ये तो भगवान की देन है, अल्लाह की देन है, ये सब ना करें जो जनरली होता था हमारे देश में कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा किए जाएं। तभी हमारी ये हालत है, आज 150 करोड़ हो गए हैं। लेकिन 100। आपको कोई काउंटर दे सकता है कि नहीं ये मेरा हक है, जैसे आपने बोला बच्चे पैदा करना हक है, तो कोई ये भी बोल सकता है कि मेरा हक है कि मैं 10 बच्चे पैदा कर लूं। बिल्कुल हक है। वही वही वाली बात होगी। तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं तो जाकर इसमें आपके फोर्सफुली हाँ कुछ कर नहीं सकता आपके बेडरूम में, वो आपकी टेंशन है। बट हाँ हम वहाँ पर वही बात आ जाती है कि एजुकेट करना लोगों को, कि हम वही एजुकेट कि करें कि ज़्यादा पॉपुलेशन से क्या हो रहा है हमारे देश में, वो प्रॉब्लम हम्म, है। इसके लिए एग्जैक्टली तो मैं ये चीज क्लियर कर रहा हूँ। अगेन इट इज कमिंग फ्रॉम माय लिमिटेड नॉलेज। अगर कोई एंटीनेटलिस्ट है तो आप बस रिसोर्स शेयर करिएगा, हम पढ़ाई करेंगे, लेकिन सभ्य रख के करिए, गाली गलौज मत करिएगा। लेकिन एसेंशियली कहना चाहता हूँ एंटीनेटलिज्म के बारे में कि इट इज मतलब एज जहां से मैं देखता हूँ इट्स नॉट अ राइट्स बेस्ड अप्रोच, इट इज अ यूटिलिटेरियन वे बेस्ड अप्रोच कि आप सफरिंग कम कर रहे हो। एंड जहां पे आप हम्म, सफरिंग कम करने की बात कर रहे हो तो वो आपका पॉइंट बहुत सही है कि फिर आपको बहुत सारे नुआंसेस देखने पड़ेंगे कि चलो आज आपने फोर्सफुली लोगों को रोक के सफरिंग कम कर दिया, लेकिन आगे चल के एजिंग पॉपुलेशन हो गई तो 10 प्रॉब्लम और आ रही है।
तो काफी सारे उसमें नुआंसेस है, उसमें इतना ज्यादा मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक कि अगेन कोई कंक्लूसिव या एविडेंस है कि एंटीनेटलिज्म विल रिजल्ट इन एलिमिनेशन ऑफ सफरिंग. अगर कोई या एंटीनेटलिज्म पे बात करता भी है तो आई थिंक निहिलिज्म विल बिकम अ बेटर या एथिकल स्टैंड पॉइंट दैन एंटीनेटलिज्म, जहां पे आप सिर्फ बोलो सब उड़ा दो. थैनोस वाला थ्योरी थोड़ा. थेनोस वाला वही वही मेरे दिमाग में आ रहा था इतनी देर से कि अगर आप हाँ, एंटीनेटलिज्म के बारे में मानते हैं तो आप थेनोस को पूछते होंगे फिर तो कि भाई एक वाइप आउट करके मैं आधी पॉपुलेशन को उड़ा दूंगा दुनिया की. तो या वो चीज़ और क्यों, क्योंकि लास्ट के पॉडकास्ट में आउट ऑफ आई डोंट नो फ्रॉम वेयर ये बहुत सारे प्रश्न आए थे कि क्यों आप पॉपुलेशन कंट्रोल क्यों नहीं बोलते. तो ये मेरे विचार हैं और ये मैं शिवम के विचार हैं, तो सुन लीजिए बस, ये इसलिए हाँ, प्रश्न नहीं लाया गया. मैं उस प्रश्न का लास्ट के पॉडकास्ट में आया था. मैं उसके रूट पे भी जाता हूँ कि बहुत लोग ऐसा है जो बोल रहे हैं कि एनिमल राइट्स एक्टिविज्म से बेटर है कि आप मतलब आप लोगों से एंटीनेटलिज्म की बात करो तो इट विल टेक केयर ऑफ एनिमल राइट्स, सफरिंग रिड्यूस हो जाएगा, जिसका कोई एविडेंस नहीं है पहली बात तो, या कोई लॉजिक भी नहीं दिखता मुझे. दूसरा ये कि और भी बहुत सारी फैक्टर्स है कि आप सिर्फ मतलब दिस इज, अब हर मूवमेंट क्या होता है, जैसे फेमिनिज्म की मूवमेंट की बात करें तो देयर इज अ डिवाइड बिटवीन द फेमिनिस्ट मूवमेंट. रेडिकल फेमिनिस्ट है, लिबरल फेमिनिस्ट है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल्स ऑफ थॉट्स है विद इन द फेमिनिस्ट मूवमेंट. एंड विगनिज्म में भी ऐसे थोड़े डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स है जिसमें लोग आपस में क्लैश करते हैं. डिस्कशन ये होता है कि हम क्या अप्रोच रखें. जैसे कि आचार्य प्रशांत की बात करें तो उनका अप्रोच है कि हम लोगों का कॉन्शियस लेवल इस लेवल पे ले जाएंगे कि वो हिंसा से दूर हो जाएंगे, ऑल फॉर्म्स ऑफ हिंसा से अब दूर हो जाएंगे, तो विगनिज्म विल बिकम द ब्राइट प्रोडक्ट ऑफ इट. तो आचार्य प्रशांत इज डूइंग विद अ डिफरेंट माइंडसेट, उनका एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, काफी सक्सेसफुल है अपने हिसाब से जैसा भी वो कर रहे हैं. लेकिन एक एवरेज इंसान उनको सुन के बोलता है कि नहीं मैं भी यही करूंगा, देन उस लॉजिक से तो फिर आप ये देखो कि ह्यूमन राइट्स भी क्या कहते हैं सॉर्ट आउट हो जाएगा. हमें लीगैलिटी की जरूरत क्या है कि हम सबको कॉन्शियस हम सबका बढ़ा दे तो, राइट. तो इसके लिए मतलब अच्छी बात है, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स होने भी चाहिए विद इन द मूवमेंट सो दैट पीपल लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड पुट देयर बेस्ट फीट फॉरवर्ड. वो हर मूवमेंट में होता है, चाहे इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम भी ले ले, वहां पे भी डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट थे कि हमको ये रास्ता अपनाना चाहिए कि ये रास्ता अपनाना या चाहिए, तो वो रहेगा. तो इसके लिए वो आते ट्रू. हैं. थोड़ा वीगन में ऐसा हो जाता है कि लोग मतलब प्रो वीगन होंगे लेकिन तब मतलब वो लोग वीगन ही होंगे लेकिन वो लोग फिर भी ये बोलने लगे होंगे कि नहीं XYZ कर लो तो ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, या वो चीज है. एंड ये सब थ्योरीज है, मतलब कोई ऐसे कह नहीं सकता कि ज्यादा बेनिफिशियल होगा. कोई अगर दावे के साथ बोल दे मेरे को कि नहीं डू XYZ मेथड टू एंश्योर कि एनिमल का राइट्स वायलेशन खत्म हो जाए, एनिमल स्लेवरी खत्म हो जाए, किसी ने अगर डेटा के साथ मेरे को कन्विंस कर लिया, मैं 100% उसके साथ जुड़ जाऊंगा कि भाई चल मैं अपना छोड़ता हूँ, मैं तेरे हिसाब से करूंगा. बट वो नहीं है आज की डेट में एज ऑफ नाउ, तो ठीक है. डेटा की ही तो कमी है हमारे यहाँ पे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही पर है, क्योंकि जो बातचीत चलती है वो फिर वहीं पर आकर रुक जाती है कि यार हमारे पास डेटा नहीं है, या तो हम खुद डेटा बनाएं अपना, जो हम जा जा के सर्वे करें, वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, हमारी लिमिटेड कैपेसिटी में, या फिर हम रिलाय करें ग्लोबल डेटा पर. ग्लोबल डेटा भारत में अप्लाई नहीं होता, ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है. बहुत केसेस में अप्लाई नहीं होता, बहुत केसेस में चल जाएगा कि हम अगर हम ह्यूमन नेचर की बात करें तो या बेसिकली तो अगर सम अप करना चाहें अगर हम अपनी बातचीत को, जो कि बहुत लंबी बातचीत हुई, तो क्या आपके 5 पॉइंट्स होंगे जो हम कोई इंसान जो देख रहा है यहाँ तक, वो टेक होम मैसेज उसको मिले, या 3 पॉइंट्स होंगे? तो सबसे पहला तो थिंक फ्रॉम द विक्टिम्स पर्सपेक्टिव. किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सोशल मूवमेंट में वही सबसे जरूरी है, एम्पैथी, करुणा, कंपैशन. कि आप किसी भी चीज के लिए, अगर जो जस्टिस की भी बात करते हैं, जस्टिस फ्रेमवर्क भी तभी आता है जब आप विक्टिम के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, तो वो जरूरी है. तो थिंक फ्रॉम विक्टिम्स पर्सपेक्टिव, दैट इज द वन थिंग. सेकेंड थिंग कि वीगनिज्म बहुत नेसेंट टॉपिक है, तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि आपने एक आध जगह थोड़ा बहुत पढ़ लिया या आपके दिमाग में ऐसे आर्ग्यूमेंट्स आ गए कि क्रॉप डेथ्स और फूड चेन और ये सब बहुत बहुत ही मतलब बेसिक लेवल के आर्ग्यूमेंट्स है ये, और इन सबका काउंटर आर्ग्यूमेंट है. तो हैव दिस ह्यूमिलिटी कि आपके दिमाग में जो पहला आर्ग्यूमेंट आ रहा है ये गलती से मत मान लीजिएगा कि हाँ इसने, इस आर्ग्यूमेंट ने विगनिज्म को डिस्ट्रॉय कर दिया है. देयर इज नॉट अ सिंगल आर्ग्यूमेंट. जैसे मैं और रवि भाई भी डिस्कस किए कि एथिक्स ऑफ विगनिज्म में वी आर बोथ अलाइंड. ऑफ कोर्स प्रैक्टिकलिटी ऑफ इट, एंड दैट इज ट्रू फॉर एनीथिंग, कि हमें कैसे लोगों को रीच आउट करना चाहिए, इंसान की क्या सिचुएशन है, बट वहां तक
एटलीस्ट एम ये होना चाहिए कि एवरीवन शुड बी अ वीगन। अब उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगे वो हम देखेंगे, जैसे टाइम प्रोग्रेस करेगा विल कम अप विद अ गुड स्ट्रैटेजी कि सबको कैसे वीगन बनाया जाए, कि नो वन हैज टू पार्टिसिपेट इन एनिमल क्रुएल्टी। नेक्स्ट पॉइंट इज कि वीगनिज्म, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, इज नॉट अ ट्रेंड, इट्स नॉट अ वेस्टर्न प्रोपोगेंडा, इट्स नॉट अ राइट विंग प्रोपोगेंडा, इट्स नॉट अ लेफ्ट विंग प्रोपोगेंडा, डिपेंडिंग ऑन आप किसको सब्सक्राइब करते हो। ये बहुत कॉमन है। राइट विंग वालों को लगता है कि वीगनिज्म इज अ वेस्टर्न प्रोपोगेंडा, जो वहाँ का वोक कल्चर है यहाँ पे आ रहा है, और लेफ्ट विंग वालों को लगता है कि वीगनिज्म इज अनदर फॉर्म ऑफ कास्टिस्ट वेजिटेरियनिज्म। तो ये सब चीजें जो दिमाग में आती है, माई ओनली हम्बलेस्ट रिक्वेस्ट टू यू इज कि और अपने साइट से रिसर्च करें। आई हैव अ ब्लॉग एज वेल, उस पर आप जाके देख सकते हो, बहुत सारे वीगन कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं टू लर्न मोर अबाउट दिस। बहुत सारी किताबें टू लर्न मोर अबाउट दिस एंड अल्टीमेटली थिंक फ्रॉम द विक्टिम्स पर्सपेक्टिव। दैट्स व्हाट आई कैन से फॉर नाउ। बाकी अगर आप वीगन बन गए, ये तो मैसेज है, ये वीगन बन गए तो सही है, वरना 5, 10, 15, 20 साल तक तो ऐसे कोशिश करेंगे, फिर कभी ना कभी तो पॉलिसी लेवल चेंजेस के लिए भी लड़ाई की जाएगी, कि जैसे आपने बोला ना कि इलीगल हो जाए, तो कभी शायद वो भी होगा। तब तो आज नहीं बन रहे वीगन, तब शायद वो तब वैसे बनेंगे कि हाँ अब इलीगल हो गया है। या या होपफुली, बट डिपेंड करता है कितना देर क्या क्या सरकार इस पर सोचेगी कि नहीं सोचेगी, क्योंकि अभी तो इंसानों की जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उन्हीं के बारे में नहीं सोच रही सरकार, तो जानवरों के हाँ लिए तो क्या वो है सोचेगी। तो, हाँ मतलब ऑफ कोर्स, तो सरकार तो वैसे ह्यूमन राइट्स में भी, वो तो ब्लैंकेट स्टेटमेंट है, सरकार ह्यूमन राइट्स में भी उसके बारे में ही सोचती है जहां पे जब सरकार तक आवाज पहुंचती है। तो एज ऑफ नाउ मेरा मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं जो नंबर ऑफ एथिकल वीगन्स की संख्या इस देश में बढ़ाऊं थ्रू एजुकेशनल डिस्कशंस लाइक दिस, कि लोग उससे इंस्पायर हो, कोई सुने। मतलब मेरा आज का ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं 2 घंटा रवि भाई के साथ हूँ, तो रवि भाई को भी सोचने में मजबूर करूँ, एंड आपके ऑडियंस को भी। आई एम 100% श्योर कि आपके ऑडियंस में ऐसे कुछ लोग होंगे जो ये सोचेंगे कि अरे यार ये तो सोचने वाली बात है। बस वो मेरा टारगेट ऑडियंस है। जब लोगों की संख्या ऐसे बढ़ जाएगी तब हम लोग चालू करेंगे इसके ऊपर काम करना पॉलिसी लेवल पे। इनफैक्ट पॉलिसी लेवल पे अभी भी काम तो हो ही रहा है ना। जैसे डॉग्स के लिए तो होता ही है, कैट्स के लिए तो होता ही है कि इंसान डॉग्स को अब्यूज कर रहा है, तो देयर इज अ लीगल रेप्रिकेशन जिसको कि और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो वो धीरे धीरे होगा, बट हाँ करना पड़ेगा। मतलब मेरा उम्मीद ये है कि पहले रवि भाई वीगन बन जाए तो बाकी सब आसान हो जाएगा। हाँ, मैं ऑलमोस्ट वीगन ही हूँ, समझ लीजिए मुझे बट ठीक है, टाइम के साथ दैट एक्चुअली कम्स ऑटोमेटिकली, आई आई एज्यूम, जब आप खुद एजुकेट होते हो, खुद नॉलेज लेते हो, खुद आपको लगता है कि ऐसा, हाँ। तो ये और कभी होपफुली। कभी ना, एक चीज लास्ट चीज बोलना चाहूंगा, बिकॉज अगेन आपकी ऑडियंस जो मैं देखा हूँ बहुत ही मतलब आप लॉजिक बेस्ड पॉडकास्ट है आपका, और आपका चैनल भी उस साइड में है। एक चीज यहाँ पे है अगेन, ये मैंने स्टोइसिज्म में ही कहीं पे पढ़ा था कि कभी कभी होता है ना, नॉलेज हम लेते हैं, हम अपने आप को एक लेवल तक नॉलेज रखते हैं जस्ट टू शो ऑफ नॉलेज, बट नॉलेज शुड हम्म। गो बियॉन्ड दैट। असली नॉलेज वो है जो विजडम में कन्वर्ट होता है। वो कैसे होता है? जब आप नॉलेज को अप्लाई करते हो अपने लाइफ में। इंडिया या में बैठ के हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर बोलना आसान है, क्योंकि इंडियन उस मूवमेंट में इन्वॉल्व ही नहीं है, तो बस वहां पे लिप सर्विस का काम है। लेकिन असली टेस्ट ऑफ ट्रू ग्रास्प ऑफ नॉलेज तभी होता है जब हमें पास नॉलेज है, और अब हम क्या उस नॉलेज को यूज करके खुद को चेंज कर पा रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ अदर बींग्स एंड ऑफ कोर्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। सो एंड वो तभी आएगा जब नॉलेज, आपका नॉलेज और कंपैशन साथ में मिलेगा। लाइक यू हैव टू हैव द नॉलेज। मतलब नॉलेज तो सबको ही है ना कि हेंस को मार दिया जा रहा है हमारे कंजम्पशन में, लेकिन वो कंपैशन की कमी है कि वो नहीं हो पा रहा। वी आर नॉट एबल टू थिंक फ्रॉम द विक्टिम्स पर्सपेक्टिव। या और अगर तो आप कोई रिसोर्स अगर डालना चाहते हैं तो आप या तो मुझे बता सकते हैं, या फिर जब ये वीडियो लाइव होगा तब आप उसके कमेंट में डाल दीजिए, मैं उसको पिन कर दूंगा। ये भी हम कर सकते हैं, जो भी रिसोर्सेज अगर हैं। और आपके चैनल का जो हैंडल है, और आपका अगर इंस्टाग्राम, मुझे पता नहीं आप इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव हैं, यूट्यूब पे, मैं दोनों डाल दूंगा रिगार्डलेस अपने डिस्क्रिप्शन में, ताकि लोग आपको देख सकें, आपका कंटेंट फॉलो कर सकें। और शिवम के चैनल पर और भी अलग अलग प्रकार के वीडियोस भी आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीगनिज्म पर बात करते हैं, और भी तरह की वीडियोस हैं। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपका कंटेंट, और अंडररेटेड लगा टेक्निकली काफ़ी। थैंक यू। तो सब्सक्राइब कीजिए वॉइस ऑफ वीगन्स को। और
अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो इस पॉडकास्ट को शेयर भी कर दीजिए एज मच एज़ पॉसिबल, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लोगों तक एजुकेशन पहुँचे, अवेयरनेस पहुँचे, तो वो भी बहुत ज़रूरी है आज के समाज में। Yes. तो Thank you so मिलते much, रहेंगे Ravi इस bhai. Yeah. Thanक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस स्पेस. आपने बुलाया एंड इतने लंबे डिस्कशन के बाद कम से कम 20-25 मेल्स एक्सचेंज हो गए एंड हाँ, फाइनली वी आर एबल टू डू दिस. सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू योर ऑडियंस फॉर वॉचिंग दिस एंड नमस्ते. थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। और भी ज़्यादा बात की जाएगी आपसे और भी टॉपिक्स पर, ना कि सिर्फ इसी टॉपिक पर, जब भी लाइव या अदरवाइज हम बात करेंगे तो श्योर. थैंक यू। थैंक यू. बाय बाय.